एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी सहेली समर डिजिटल पर। मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान और मैं हूं आपकी सहेली राबिया शाहिद। और हम ये सहेलियाँ फिर से आई हैं मिलने कैमरे के उस पर बैठे तमाम नाजरीन, व्यूअर्स और सहेलियों को। तो चलिए इस शो का हिस्सा बनिए लाइव कॉल्स के जरिए और टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर का इस्तेमाल कीजिए, कॉल्स कीजिए, मैसेजेस कीजिए और तो और। चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। आज आपको बताती है राबिया कि कौन सा स्पेशल टॉपिक है जो कि जैसे कहते हैं ग्लोबली प्रूव्ड और काफ़ी उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो बताइए राबिया, हमारा जी टॉपिक बुशरा, आज क्या है? बिल्कुल आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट है। और जैसा कि हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि हम मेरी सहेली में ख़वातीन के मसाइल को डिस्कस करते हैं, उनकी कहानियों को डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक भी हमारा कुछ इसी तरह का है, लेकिन उससे मर्द भी फ़ायदा उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइजीन तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। येस, द टॉपिक इज़ हाउ टू कीप गुड हाइजीन विच इंक्लूड्स विमेन पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन एज वेल। एंड ऑब्वियसली एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन समटाइम्स हम छोटी-छोटी चीज़ों को इतना नज़रअंदाज कर देते हैं, वो जो कि हमारी लाइफ पर बड़ा असर डालती हैं। राइट, तो राइट। यस, आज हम बात करेंगे कि हाइजीन है क्या? हाइजीन को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? जी, जी। ख़वातीन अपनी पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकती हैं? और हाइजीन के मामले में वो कौन से टैबूज़ हैं जिन पर ख़वातीन बात नहीं करती हैं, उनको ओवरलुक किया जाता है, उनकी हेजिटेशन और शाइनेस की वजह से। तो आज हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बुशरा आप सबको हमारे गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएँगी। थैंक यू राबिया। और चलिए आइए आपको मिलवाते चले अपने खास मेहमानों से, अपने एक्सपर्ट से और उन्हीं की एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस हम लेके चलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। बिल्कुल। आज हमारे साथ मौजूद है जी रूबी इमरान। शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। उनके साथ मौजूद है डॉक्टर मानूर रियाज। शी इज़ एस्थेटिक फिजिशियन। उनके साथ है प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम। शी इज़ हेड ऑफ गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज हॉस्पिटल। उनके साथ है जी तबीब और गज़ाई एक्सपर्ट हकीम नियाज अहमद दयाल। अस्सलाम वालेकुम, जी, वेलकम टू वालेकुम मेरी अस्सलाम। सहेली। और कुछ ही दिन में हमें जूम पर जॉइन करेंगी जी नेचुरोपैथ एक्टिविस्ट डॉक्टर उमर राहील। तो चलिए ये प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मेरे जहन में सबसे पहले क्वेश्चन ही पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड आता है, जैसे राबे ने डिस्कस किया कि जब हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की, तो ये बताइए कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसका ताल्लुक ना तो सिर्फ आपकी पर्सनल सेल्फ से होता है, बल्कि इर्द गिर्द के माहौल को खुशगवार रखने के लिए भी आपने एसोसिएट करना होता है। तो ये बताएं कि पर्सनल हाइजीन से क्या मुराद है? व्हाट इज़ मेंट बाय पर्सनल हाइजीन? बेसिक्स क्या है? अच्छा, भी उसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता हमारे यहाँ। देखिए, ख़वातीन बेसिकली घर का एक महवर होती हैं। शी इज़ नॉट ओनली सेल्फ केयर पे बात हमारे यहाँ निगलेक्ट कर जाती हैं ख़वातीन। जे टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, हस्बैंड फर्स्ट, चिल्ड्रन, फिर घर, फिर फैमिली। और मेरा ख्याल है कि सेल्फ केयर जो है ना, वो अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती जा रही है। यंगस्टर्स में भी कि इसकी तरफ ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो ओल्डर ख़वातीन हैं, जो अगर आप देखिए तो ख़ातून को हमेशा ये सोचा जाता है कि उसके लिए वो तो सबसे एंड पे सोचेगी अपने मुतल्लिक। तो हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली इन सेल्फ केयर, कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन हर लिहाज से जिसे कहते हैं ना कि जो ख़वातीन की, अगर आप ये कहें बात के हाथों से लेके अपनी जिल्द तक इंटरनली सब चीज़ों का ख्याल रखना कम्स इन पर्सनल हाइजीन। और ये पर्सनल हाइजीन इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने तो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में देखा है कि ख़वातीन अपने आप को बहुत निगलेक्ट करती हैं। आई डोंट नो व्हाई। पीरियड्स का प्रॉब्लम है तो जब तक के पीला रंग जर्द हो नहीं जाएगा, खून बह बह के बुरा हाल हो नहीं जाएगा, किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगी। काफ़ी हद तक अपने नेबर से, अपनी खाला से, अपनी अम्मी से, उन सब से मशवरा लिया जाता है, और नहीं तो फिर काम वाली से भी। मतलब दीज डिस्कशंस अल्टीमेटली नीड यू नो वेयर। तो पहला निगलेक्ट ये है, जी। अपने आप के मशवरा टाइमली ना लेना। ठीक है। अब जैसे कि खुल के खून पड़ने वाली जो कहानी है वो बिल्कुल गलत है। इट इज़ टोटली अ मिथ एंड मिसकंसेप्शन। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन इर्द गिर्द के लोगों से हो रही होती है। दूसरा, कुछ जो आपकी डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है वो भी एक डिफरेंट चीज़ है। उसमें बहुत सारी वैरायटी है, कुछ नॉर्मल है, कुछ एब नॉर्मल है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को लेके आपको मुख्तलिफ लोगों से मशवरे जब आप करेंगे तो वो देर से आइडेंटिफाई करती हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्स फॉर ऑल वुमेन टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स बिल्कुल। फर्स्ट। जी, जी। चीज़ों को गूगल से सर्च करने से हासिल नहीं होता। मैंने ये देखा है कि बैड एक्सपीरियंसेस गूगल पे ज़्यादा शेयर होते हैं एज़ कम्पेयर टू तो गुड गुड वन्स, एक्सपीरियंसेस। यस। जी। तो महानूर, आप क्या कहेंगी अगर आपसे पूछूं मैं कि हाइजीन है क्या? पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए?
अच्छा, इसमें पर्सनल हाइजीन में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और इसमें ये कि जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बात की, तो सिर्फ हम फीमेल्स पे नहीं, मेल्स पे भी देखेंगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जिस तरह अब आजकल अगर हम देखें तो गर्मियों का मौसम है, इसके अंदर ज़ाहिर है आपके जो कपड़े हैं वो थोड़े से ज़रा, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट फैब्रिक पहन रहे हैं तो उससे आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका जो एयर फ्लो है बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगा। तो वो भी आपकी हाइजीन को ख़राब करता है। कैसे कि आपका ज़ाहिर है ऑर्डर आपका जो है वो स्वेट की वजह से ज़्यादा जो है वो आपको दूसरों को भी स्मेल आती है, आपको भी जो है वो इतना अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये कि एक ही तो ये चीज़ कि हमारी हाइजीन के अंदर सबसे पहले अगर हम गर्मी के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है वो होती है आपकी स्वेटिंग। दूसरा जो हम इसमें बात करेंगे कि आपकी जो अंडरगारमेंट्स वगैरह ये चीज़ें थोड़ी सी, इनको भी हम देखते हैं कि आप उसको एक प्रॉपर वे में इस्तेमाल करें। उनका फैब्रिक किस तरह का हो, वो आपकी जो है वो अकॉर्डिंग टू द वेदर होना चाहिए। देखो, हर चीज़ हम वेदर के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, बट हम इन चीज़ों के ऊपर नहीं केयर करते। हमें ये होता है कि ये चीज़ें जो हैं वो फॉरएवर जो 12 मंथ्स जो हैं वो सिमिलर रहनी चाहिए, जबकि इसमें भी वेरिएशन आनी चाहिए। सिमिलरली इसके साथ साथ आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी हाइजीन को जो है वो इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि अब गर्मियाँ आ गई हैं, स्वेट है, तो इसके अंदर हम एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका ज़ाहिर है एक तो ये कि जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करते हैं, आपकी स्किन को जो है वो थोड़ा सा प्रिवेंट करते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर फर्दर इन्फेक्शंस ना लीड हो। ठीक है, अब इन्फेक्शंस जो गर्मी में नॉर्मली आ जाती हैं, हम अगर स्किन के रेलेवेंट बात करें तो आपको जिस तरह रैशेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, उसमें दोनों रैशेस होते हैं। जिस तरह अगर हम आपके प्रोग्राम के जो एक थीम है उसके अकॉर्डिंगली बात करें तो ख़वातीन में डिफरेंट जो हैं टाइट क्लोथिंग की वजह से, अंडरगारमेंट्स की वजह से रैशेस ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं स्वेट की वजह से। तो उसमें यह है कि आप थोड़ा सा उसको प्रिवेंट करें कि आप उसमें एक प्रॉपर फैब्रिक को इस्तेमाल करें, प्रॉपर आप उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं फिटिंग इस्तेमाल करें, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट एंड सूटेबल फॉर यू। उसके अलावा आप एक जर्नल हाइजीन के अंदर हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, जैसे सॉक्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हो। हाँ, हम कहते हैं कि पहन लेते हैं, लेकिन ये कि अब देखो जब गर्मियों का मौसम है तो बैक्टीरिया ज़्यादा हमारे पास फ्लरिश कर रहा है। हम ये चीज़ नहीं देखते कि हमने उसमें प्रॉपर्ली वॉश करना है हैंड्स को, फीट्स को, हमने अपना जो है प्रॉपर्ली बाथ जो है वो, अगर हम सर्दियों या दूसरे मौसम में इतनी ज़्यादा रेगुलरली नहीं ले रहे तो कोशिश करें कि गर्मियों में जो है उसको ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेन बिल्कुल करें। ठीक बात करी हैं आप। जब मैं बात करती हूँ रूबी आपसे, तो ये बताइए कि जो पर्सनल हाइजीन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? लोगों को पता ही नहीं है कि ये एक इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। देखिए, सबसे आपकी नज़र पहले में ये कैसे है? इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएं तो लफ्ज़ तहारत, हम्म, हमें कहा जाता है तहारत, बार बार इस बिल्कुल पे जोर बिल्कुल, दिया गया है। तो ये तो क्यों दिया इस्लाम गया में है? भी है। क्योंकि क्रिएटर को पता है कि उसने जिस चीज़ को क्रिएट किया है उसने अपना ख्याल कैसे करना सफाई है। निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान है, तो इसलिए एज अ मुस्लिम सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना ज़्यादा तहारत पे जोर दिया गया। राइट। सेकेंडली, हम लोग अगर वेदर की बात करें, सबको पता है इस वेदर में जितना जिस्म से स्वेटिंग हुई वाली बात है, स्वेटिंग होती है। हम लोग ज़्यादातर ख़वातीन घरों में, किचन में, घर के कामों में, बच्चों की लुक आफ्टर में, डिफरेंट अपने साथ कामों में हम अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप देखें बाज़ ख़वातीन, आप उनके पास बहुत अच्छी सूटिंग भी होगी, बड़ी अच्छी ड्रेसिंग, ज्वेलरी, लेकिन आप उनके पास खड़े नहीं हो पा रहे होते। पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट आता बहुत है। ज़्यादा आता है। इम्प्रेशन होता है, राइट? इम्प्रेशन। उसकी मेन वजह यही है कि हम लोग अपनी पर्सनल हाइजीन का, हम लोग उन चीज़ों को, जैसे उन्होंने बात की कि अपने गारमेंट्स का, अपने हाथ पाँव की सफाई का, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो इंसान के लिए कोई कमी रह ही नहीं जाती। बिल्कुल उन ठीक बात की असूलों आपने। को अगर हम लोग फॉलो करना शुरू कर बिल्कुल दें। सही बात की। जब मैं हकीम साहब आपसे बात करती हूँ, मुझे ये बताएं, सफाई अगर ना रखी जाए, पर्सनल हाइजीन का अगर आप ख्याल नहीं रखते, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और अगर हो गई हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसको हम कैसे ओवरकम करें? देखिए जी, बहन ने बात की है कि इस्लाम जो है वो सफाई का मज़हब है, नज़ाफ़त व शत्रुल ईमान। राइट। तो हमारी जो बुनियाद है वो सफाई पे है। अब हम लोग ये समझते हैं कि हमने बाहर से हाथ धो लिए, हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, तो ये सफाई है। बुनियादी तौर पे हमारे जो अंदर की सफाई है वो क्या है? हमारी ग़िज़ा का अच्छा होना, हमारी ग़िज़ा का मयारी होना, बिल्कुल बिल्कुल। उसका मतवाज़न होना, क्योंकि जो हम खाते हैं उसी का हमारे जिस्म पे असर पड़ता है। हम वो होते हैं जो हम खा रहे होते हैं। तो लिहाजा जो हमारी ग़िज़ा का गैर मतवाज़न होना, गैर मयारी होना और
खुराक के इस्तेमाल करते वक्त उसकी सफाई का ख्याल ना करना, जैसे कि आजकल इस मौसम में जरासीम हैं, बैक्टीरियाज हैं, कुछ लोग उसका ख्याल नहीं करते, ग़िज़ा को फ्रिज में रखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, आपको पता उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, वो अंदर जाके आपके सिस्टम को ख़राब करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, उसके फिर असरात आपके जिस्म पे पड़ते हैं, जिस तरह पसीने से बदबू आना, आपके मुंह से बदबू आना। अब इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जिन लोगों के मुंह से बदबू आ रही है, पसीने असारी उनको महसूस नहीं हो रही, और बाज़ माहिरीन कहते हैं कि मुंह की बदबू जो होती है ना जिस्म की, ये मुनाफिक की तरह होती है। नहीं तो इसकी वजह क्या होती है? बाज़ औक़ात बज़ाहिर तो लोग बहुत प्रॉपर अच्छे से वेल ड्रेस्ड भी होते हैं, अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन उनसे एक स्पेसिफिक स्मेल आ रही होती है, बज़ाहिर वो बेशक कपड़ों से हो या उनके मुंह से हो। क्या रीज़न क्या उसकी होती वजह है? ये होती है कि जब हम खुराक खाते हैं हमारे स्टमक के अंदर, वो लोग एक तो उसको अच्छी तरीके से चबा के नहीं खाते और ग़िज़ा सही तरीके से हज़म नहीं हो पाती। जिस तरह के हम ये कोला मशरूबात लेते हैं, कार्बोनेटेड जूसेस लेते हैं, आजकल ये फास्ट फूड है, जंक फूड्स हैं, इसमें इस तरह की वो अज्जा शामिल होते हैं जो आपके स्टमक की लेयर्स में जाके जम जाते हैं। उनके जमे रहने से स्टमक के अंदर वो एक ताफ़न पैदा हो जाता है, उनका अखराज नहीं हो पाता, क्योंकि जिन लोगों का ये जो सिलसिला निज़ाम अखराज है, कंस्टिपेशन का उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके जिस्म के अंदर फुजलात ज़्यादा देर तक रुके रहते हैं, तो उस ताफ़न की वजह से, वो ताफ़न ज़्यादा देर रहने की वजह से आपके जिस्म के जो ज़रा अपने जो स्किन सेल्स होते हैं, जो हमारे अखराजी निज़ाम है, जो चूँकि जिस स्किन के जो सेल्स हैं हमारे यहाँ पे पोर्स होते हैं जो हमारे जिस्म को ऑक्सीजन का मुख्तलिफ उसके चीज़ों को खारिज करते हैं, जज़ब करते हैं, तो वो जब वो बदबू उनमें शामिल हो जाती है तो लम्हा वो आपके पसीने में से भी आएगी, मुंह से भी आएगी। बुनियादी तौर पे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है जब वो सुस्त हो जाता है, हमारा निज़ाम हज़म कमज़ोर हो जाता है, उस वजह से ये मुंह की स्मेल हो या जिस्म की स्मेल हो, ये पैदा होती है। बिल्कुल सही बात की आपने। इसके हवाले से मैं आपसे मज़ीद पूछती, लेकिन एक और मेरे एक क्वेश्चन आता है जहन में, जब हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की तो इसके साथ साथ घर की सफाई भी आती है। जी। घर की सफाई की जब हम बात करते हैं तो आप देखें कि घर की सफाई में भी हम अक्सर बहुत सी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं जो कि पर्सनल हाइजीन और आपकी वैसी भी हाइजीन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ज़रूरी निभाती होती हैं। है। तो आप बताएं, बल्कि मैं आप सबसे इसका टर्न बाय टर्न कमेंट लूँगी। आप बताइए सबसे पहले कि घर की सफाई में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, उनको नहीं देखिए, करना घर चाहिए। की सफाई में अगर बात करें तो इंसान का जो मस्कन है ना, उसका घर है, जहाँ पे उसने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। तो बहुत सी ख़वातीन में देखा जाता है, इवन मर्दों में भी, घर में हर बंदे का एक अपना अपना रोल है जिसमें सफाई को हमने मेंटेन करना है। अब वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने फ़र्श पे मूव करवा दिया, आपने डस्टिंग करवा दी, बहुत सारी चीज़ों में, जिस तरह से हम लोग किचन की कैबिनेट्स में चले जाएं, हम लोग को अमूमन उनमें हाइजीन का हम लोग ख्याल नहीं कर रहे होते। हम लोग बर्तनों को स्पेशल डिश में या फ्रिज में या आप अपनी वार्डरोब्स वगैरह में, इन सब चीज़ों में हम लोग को अपने हाइजीन का एक स्पेशल ख्याल रखना चाहिए, और स्पेशली इस वेदर में जिसमें आपको पता है कि हशरात का, कीड़े मकोड़ों का भी बहुत ज़्यादा, उनकी भी ब्रीड एक स्पीड में गर्मियाँ हो रही हैं, फिर होती है। बरसात का मौसम भी आ जाता है। हाइजीन में बात हो रही है जब अगर घर से रेलेवेंट चीज़ों में, तो बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं देखें जो कि आपकी इवन डायरेक्टली आपके घर की हाइजीन को भी ख़राब कर रही होती हैं और आपकी बॉडी की हाइजीन को भी तो ख़राब कर ये रही होती बताएं महानूर, हैं। पर्सनल और जो घर की सफाई है, क्या वो भी पर्सनल हाइजीन में ही आता है? बिल्कुल। अब देखो, मैं इसमें यही बात करने लगी थी बुशरा कि देखें आपका जिस तरह टॉवल्स हैं, अगर वो भी आपके जिस तरह हैं, वो अगर आप स्किन के ऊपर यूज़ कर रहे हो और उनके ऊपर बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद है और मल्टीपल लोग वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिस तरह आपके जो हेयर्स की फंगल इन्फेक्शन बहुत स्प्रेड होती हैं, फेस की बहुत फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होती हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन बेसिकली एक स्पोर है जो कि जिस भी चीज़ के अंदर मौजूद होगा, जैसे फॉर एग्जांपल टॉवल है, नैपकिन है, बेड शीट है, बेड के कवर्स हैं, आपके पिलोज़ हैं, बहुत नॉर्मल है। आपके पिलोज़ हैं, इनमें जब वो स्पोर चला गया, फंगल का मकसद ही यही है कि वो अपने स्पोर स्प्रेड करता चला जाता है। तो देखो, जब आप इस तरह की चीज़ें आजकल, क्योंकि वैसे ही डैम्प एनवायरनमेंट है स्लाइटली, तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी ज़ाहिर है उसमें नशोनुमा ज़्यादा हो जाती है आपके फंगल उसकी स्पोर की, तो वो क्या है कि वो आपकी पर्सनल हाइजीन में भी है कि वो आपको डायरेक्टली भी इफ़ेक्ट कर रही है कि उसी से आपके बालों में, स्किन पे, आपकी बॉडी पे उसकी इन्फेक्शन हो रही है ऑल्सो, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर होम केयर कि आपकी बेडशीट साफ़ होनी चाहिए, पिलो साफ़ होना चाहिए, कंगा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ़ होना चाहिए,
टावल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ होना चाहिए। उसका ये है कि हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और बहुत सी जो आपकी बेसिक जो ये प्रॉब्लम्स आपकी इरिटेट होती हैं उनकी बेसिक वजह जो है वो ये चीज़ें होती हैं। तो ये घर की हाइजीन जी। ही है, लेकिन इट इज़ देखिए अफेक्टिंग अमूमन यू आप देखिए डायरेक्टली। घरों में इतना कुछ होगा, लेकिन टावल अगर यूज़ हो रहा है तो वो हर कोई यूज़ कर रहा है। हाँ। हाँ पिलोज का हमें पता होता है कि राइट हमने 8 दिन से पहले तो बेडशीट हम्म, चेंज ही नहीं करनी, और ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि जो रेगुलरली हमारी होनी स्किन चाहिए पे, बिल्कुल हमारे बिल्कुल। बालों पे, हमारी पर्सनल हाइजीन में ये सारी चीज़ें बिल्कुल इन्वॉल्व होती तो हैं। इसी के साथ लेकिन हमारे सबसे साथ इम्पोर्टेंट जो है ना, बच्चे जो खातून का जो रोल है ना, वो बच्चों को गाइड करना है। आप देखिए बिल्कुल। स्कूल से बच्चे आते हैं ना, सीधे खाने की टेबल की तरफ भागते हैं, कुछ ना कुछ खाने का हाँ उठाते हैं। बिल्कुल तो मेरे ख्याल है मदर्स का सबसे, और आप देखिए इस एक छोटा सा एज अ डॉक्टर मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ एक सिंपल हैंड वॉश लिटरली हजारों बीमारियों से बचाता है। जी हर जो नर्सरी में जैसे जो डॉक्टर्स काम करते हैं, वो हर बच्चे को हाथ लगाने से पहले अपने हाथ धोते हैं, और यही वो बार बार बच्चों को कहते हैं। आपने देखा नहीं लाइफ बॉय का ऐड या जो एड्स चलते हैं, वो मकसद यही होता है कि जस्ट वॉश योर हैंड्स रिपीटेडली, और ये माँ इंश्योर कर असल में सकती डॉक्टर है। साहब हमारे यहाँ कोई कोई बन गई हुई है, जब तक हम पे कोई मुसीबत नहीं ना आती। हम लोग कोरोना डेज में लेते एक्चुअली ना इतनी प्रिवेंशन दफ़ा पे हाथ बात नहीं धोने लग होती गए ना। थे, इतनी हाँ दफ़ा हाथ धोने लग गए थे, हाँ क्योंकि एक मुसीबत आ गई और थी। आप यकीन तो हम लोग करें को एक आदत कि हो गई है बुशरा, हम बहुत इसको सी यहीं चीजें से थी कंटिन्यू करेंगे, प्लीज लेकिन इससे प्लीज पहले कॉल ले लेते हैं। प्लीज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? हेलो, मैं सना बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा सवाल ये है कि मेरे ना मुंह की स्मेल बहुत ज़्यादा थी। इवन दो मैं अपनी प्रॉपर डेंटल रूटीन भी फॉलो करती हूँ, 2 टाइम ब्रश भी करती हूँ। कहते हैं कि आपका स्टमक खराब हो तो भी आपके मुंह की स्मेल आती है, लेकिन मेरे स्टमक प्रॉब्लम्स भी नहीं है। तो क्या वजह है कि ये मुंह की स्मेल ख़त्म नहीं होती, और इसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? जी जी हकीम साहब। जी सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी खुराक पे तवज्जो दें, लिक्विड ज़्यादा उसका इंटेक शुरू करें। आजकल जिस तरह ये मौसम है गर्मी के, इसमें शरबत का उसका संदल का शरबत है, इलायची का शरबत है, इनको आप बतौर मशरूब दिन में 1-2 बार इस्तेमाल करना शुरू करें। लेकिन इन सब से पहले आप एक अमलतास होता है, वो एक लेके चम्मच उसका गूदा, उसको पानी में डाल के आप वो रात को इस्तेमाल करें, ताकि आपका स्टमक साफ़ हो जाए। आपके स्टमक के अंदर जिस किस्म का भी कोई ताफन है या कोई इस तरह के मादे जो ठहरे हुए हैं उनका अखराज हो जाए। तो उसके बाद आप ये करें कि रोज़ाना दिन में 2 बार 1 चुटकी सौंफ, 1 चुटकी ज़ीरा सफ़ेद और 1 छोटी इलायची 1 कप पानी में पकाएं। जब वो पककर पौना कप रह जाए तो उसको बगैर मीठा डाले आप इस्तेमाल करेंगे, और कुछ अरसे के लिए बिल्कुल मीठा आप छोड़ दीजिएगा। आप मीठा छोड़ देंगे तो ये जो आपका मसला है ये इंशाल्लाह हल हो जाएगा। हकीम साहब मेरा आपसे एक सवाल है, आपने अमलतास की बात की। जी। अब अमलतास की फली, ये बहुत से लोगों को, जो बॉईल करके भी मैंने इसको लोगों को यूज़ करते देखे, पाउडर की शेप में भी, लेकिन बहुत से लोगों को ये सूट कर जाती है। लेकिन बहुत से लोग फर्स्ट टाइम के बाद ही उनको जो है बहुत ज़्यादा लूज मोशन या पेचिश या इस तरह की भी प्रॉब्लम आ जी जाती है। उसमें तो आया आपने क्या हर एक को सूट आपने करेगी बहुत अच्छा अमलतास पॉइंट की उठाया। फली? जी जब आप इसको बॉयल करके देते हैं जी तो ये कब्ज़ की कैफियत पैदा करती है। अगर इसको आप कच्चा देंगे तो इससे ये लूज मोशन आएगा। जिस तरह से हम अलसी के बीज ले लें, तो कि जी जी अगर उसको रॉ में लें तो वो डिफरेंट है, लेकिन अगर उसको हम लोग थोड़ा सा भून लें तो वो बेहतरीन आपके लिए कोलेजन और उन चीज़ों का लेकिन वो हम बाइस बन इसको जाते हैं। इसके बेहतर फ़ायदे के लिए ये करते हैं कि इसको आप उबाल कर इसमें 1 चम्मच बादाम रोगन डाल लें, ताकि इसकी जो अपने असरात हैं तेज़ी के वो कम हो जाएं। बादाम रोगन से वो मैनुअल हो जाएगा, इससे आपको मोशन नहीं लगेंगे, लेकिन आपका जो है सिस्टम सफाई का वो बेहतर हो जाएगा। मेरे ख्याल में जैसे आजकल मुंह की स्मेल की अगर बात हो रही है तो छोटी इलायची, जी ये जी मेरा जी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप छोटी इलायची को जैसे उसके दाने चबाते रहें तो वो नेचुरली तौर पर आपकी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से आपको जो है वो निजात मिल सॉल्ट जाती है। नहीं, सॉल्ट का लेकिन इस्तेमाल उसमें भी एक मैं माफ़ी छोटी चाहता हूँ इलायची, जी कि मुसलसल उसके चबाने से आपका स्टमक ख़राब हो जाएगा। अच्छा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सूट हाँ कर गई। नहीं, वही मैं बात वो करूंगी कभी जिसको देखें ना, सूट कर दिन में जाए। आप 2-4 बार तो ले लेंगे। जी जी। जो लोग अगर मुस्तकिल मुंह में रखेंगे ना, उससे आपका नहीं स्टमक जो मीन्स है, यही होता हाँ है ना कि आप हाँ जैसे जी सोशली या बाहर अंदर आ जी जी जा हाँ रहे हैं वो ठीक तो है, उसमें आप वो यूज़ कर ठीक है, वो सकते हैं। ठीक है। स्पेशली स्मूदीज हैं लेकिन अगर आजकल, आप वो इलायची का आपके लिए शरबत बड़ी इस्तेमाल अच्छी हैं। करें जी जी तो उससे आपके पसीने से भी जी जी। जिन लोगों के मसला होता है बदबू का, तो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन हकीम साहब देखिए, अगर शरबत की बात करें तो वहाँ पे हमें कैसे पता चले कि ये जो शरबत है इसमें कितनी स्क्रीन यूज़ की गई है, कितनी शुगर ऐड की गई है या क्या है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। असल उसमें में बजाय हम लोग के स्वेटिंग से वो जिस्म से जा रहा है, हम तो दुगना बीमारी को गेन करेंगे। हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं ना, जी जी यहाँ पे बात है पर्सनल हाइजीन की। जी जी जब पर्सनल हाइजीन की है तो हमने जो टेंशन भी पर्सनल लेनी है वो ये है कि इनके लिए थोड़ी सी आप केयर करें। बाज़ार से सिर्फ जस्ट एक 100 ग्राम इलायची लें, उनको रात को 2 किलो पानी में भिगो कर रखें,
उसको पकाएं, जब वो पानी तकरीबन 3 पाव रह जाए उसमें आप कोई 3 पाव चीनी डालें और शरबत तैयार है। चीनी ना भी और डालें तो पी सकते हैं। हाँ, वो इसको भी कर कंटिन्यू सकते करते हैं, हैं, कॉल यानी ले वो लेते हैं बेहतरीन, जी। उसमें आपको ना स्क्रीन का खतरा है ना जो मसनूई ग्लूकोज उसका खतरा ये है। बेहतरीन तो वो हेल्थ हमें एक बेहतरीन यहाँ से आपका, मिल रही इसमें है। तो मेरा ख्याल बिल्कुल आजकल ये इतने अच्छे, लेकिन हम तरद्दुद नहीं करते, बिल्कुल। हम असल में आसानी की तरफ चले गए हैं ना, हर चीज़ हमें रेडीमेड मिलती है, इसलिए असल हकीम और साहब हम इसको यही से कंटिन्यू करते हैं। एक दो सवाल मेरे भी हैं जो मैं जी आपसे जी पूछूंगी, जी लेकिन उससे पहले हमें कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। वकार बात कर रहा हूँ कारा से। जी जी कहिए। अच्छा, ये है कि स्केलिंग वगैरह करवाने से दांतों को खराब होना शुरू हो जाते हैं, हाइजेनिक तो नहीं रहते, दांत खराब हो जाते हैं, उसके बाद वीकनेस भी हो जाती है। तो ऐसा क्या हाइजेनिक तरीका है कि स्केलिंग भी ना करवाएं और दांत भी साफ सही रहे? जी बहुत शुक्रिया। मतलब दांतों का अगर पीलापन है तो जी स्केलिंग जी मोस्टली वही लोग करवाते हैं जिन्होंने उसकी जो प्लैग होता है आपका उसको निकालना जी, हो। उसका बड़ा बेहतरीन हल ये होता है कि जो खुर्दनी सोडा, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, आप ये ले लें, और ये तंबाकू जो लोग इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट वाला या हुक्के वाला, इसको, और सुपारी जो होती है वो जली हुई, और उनमें खुर्दनी नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनको हम वज़न बना के बारीक इसका पाउडर, तो उसको आप उंगली से दांतों पे मलें, और मेरा ख्याल है कि विदिन अ सेकंड जो है आपके वो उसके ख़राब दांत जो हैं वो भी ख़राब हो जाए, साफ़ हो जाएंगे, और उसके बाद जो ख़राबी है दांतों में, अगर कीड़ा लगा हुआ है या पायरी वगैरह कोई भी मसला खून आने का, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बताइए जब बेकिंग सोडा की बात होती है तो अमूमन सुना है कि उसमें कुछ ऐसे सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिससे आपके अपने दांतों का जो नेचुरल टेक्सचर है वो भी खराब हो That सकता हो है, लेकिन जाता तो इसके वो साथ जो दूसरी मना किया जो जाता हमने है। जब खुर्दनी नमक इसमें शामिल कर दिया, ये जो कम्बिनेशन होते हैं ना, जो कंपाउंड जो होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि एक की खराबी दूसरे से, न्यूट्रलाइज करते हैं जी उसको। बेसिकली ये होता है। अगर आप उसको खुद सिंगल यूज़ करेंगे फिर नुकसान होगा, जब आप उसको कम्बिनेशन की शक्ल में कर देते हैं तो उसके नुकसान जो मैनुअल हो जाते हैं। नॉर्मली ये इश्यूज ट्रिगर ही तब होते हैं जब आप पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं कर रहे। आपको स्केलिंग या दांतों की पीलापन तब आपका ज़ाहिर है ज़्यादा अपेयर हो रहा है कि जब आप रेगुलरली जो है वो एक चीज़ नहीं कर रहे। तो इसमें इनिशियली तो हमें पहले यही ख्याल करना चाहिए कि हम जो है वो दांतों अपनी के पीलापन से ना आपका इंप्रेशन खराब हो बिल्कुल जाता है, आप स्माइल हाँ, करते हो तो आपकी लेकिन पर्सनालिटी डेड लेकिन हो ये जाती चीज़ है। डेवलप कैसे हो रही है कि हम एक टाइम तक बहुत ज़्यादा ये चीज़ निगलेक्ट करते आ रहे होते हैं कि प्रॉपरली आप अपना या ब्रश नहीं कर रहे, या आप मिसवाक कर सकते हैं, मिसवाक से तो भी कोई आपके जो है जो वो टूथपेस्ट की जब आप बात करती हैं तो ये बताएं कि टूथपेस्ट अगर ऑर्गेनिक कौन सी इस्तेमाल की जाए, उसमें कौन से सर्टेन कंपाउंड्स हो जो यूज़ की जाए। उसमें कीकर एक पौधा है बबूल, उसकी मिसवाक दुनिया का सबसे बेस्ट है। बेस्ट और दूसरे नंबर पे जो दांतों का पीलापन है, इसका ताल्लुक भी आपके स्टमक से है। बिल्कुल हमारे स्टमक में जब हम्म एसिडिटिक मैदे ज़्यादा पैदा होते हैं और मुसलसल आप उसका इलाज नहीं करते, आप उसकी जो है वक्ती उसके रिलीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से भी उसका असरात आपके और दांतों पे ज़्यादातर ये पड़ते हैं। प्रॉब्लम्स देखो तब ट्रिगर हुए हैं कि जब हमारा जिस तरह प्रोग्रेस करती जा रही है या टाइम चेंज हो रहा है, हमारा फूड बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होता जा रहा है। प्रोसेस्ड फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन चीज़ों की वजह से जब ज़ाहिर है ऑब्वियसली, और हम जो डाइट ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मोनल कंटेंट बेस्ड है। अब हमारे देखिए नॉर्मली बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ों को पता भी नहीं होता कि अच्छा जी ना वो सब्जियां खाते हैं, ना वो जो है वो ब्रेड मीट खाएंगे। उनको बस चिकन का पता है और चिकन ही खाएंगे, और जंक फूड है उसमें ना बेसिकली, हाँ, जंक फूड और जंक फूड के अलावा भी अगर आप चिकन ले रहे हैं, जब आप बहुत ज़्यादा चिकन ले रहे हैं तो चिकन से ऑब्वियसली आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो फिर आपको ये बॉडी ऑर्डर और आपकी जो बॉडी फिजिकली चेंज हो रही है वो आपके हार्मोनल सिस्टम के साथ लिंक्ड होती है। तो डेफिनेटली एक तो ये कि अपनी डाइट को जब आप मुतवाजन रखेंगे तो आपको ये चीज़ का इतना प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि वो आपकी बैलेंस्ड डाइट की वजह से आपका एसिडिक कंटेंट भी बैलेंस्ड रहेगा, आपका हार्मोनल सिस्टम भी इम्प्रूव्ड रहेगा, आपका स्टमक भी जो है वो डिस्टर्ब राइट। नहीं होगा। हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखें, उससे भी ये होगा कि जो आपकी बॉडी है वो और न्यूट्रलिटी में मैदे की चली जब आप बात कर रही हैं तो ज़ाहिर है चाय जो पीते हैं, हम्म। एशियन कल्चर में चाय तो आपको मेरे ख्याल से हम सब भी 3-3 4-4 कप आराम से पी जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो बिल्कुल येलोविश होती है वो ठीक बिल्कुल हो सकती है। लेकिन उसमें बिल्कुल भी ठीक। देखो अगर बुशरा, अगर आप इस चीज़ के जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कोई चॉकलेट्स ले रहे हो या आप टी ले रहे हो या आप कोई इस तरह की चीज़ ले रहे हो, कॉफ़ी ले रहे हो, पर्सन्स होते तो हैं। आप अपना अपना रेगुलरली अगर आप अपने ब्रश कर रहे हो टीथ्स, उसके बाद हम तो अक्सर ऐसे लोग भी होते हैं कई जो पूरा दिन में 2 दफ़ा भी नहीं ब्रश करते, या लेकिन दिन में 2 या 3 दफा ब्रश 2 से 3 दफ़ा कर रात लेना को चाहिए। सोने दो से दफा हाँ, 2 मेरे ख्याल है दफ़ा कि सोने आप से क्या पहले, recommend? सोने हम्म। से पहले बहुत ज्यादा और इम्पोर्टेंट सुबह है, सबसे सुबह ज्यादा, और सुबह नाश्ता करने के बाद। नाश्ता करने के बाद, मतलब निहार मुंह आप नाश्ता करें। असल में वही वाली बात है ना, Right. अगर नाश्ता करें तो फिर है ना,
हाँ, जो राबिया, आधे आपका आधे तबीयत जो प्रॉब्लम है। आधे जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, जब जैसे मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं जब पूछूं उनसे, तो सवाल का जवाब ये है कि नहीं नहीं, नहीं, और लेट सोए थे, नाश्ता नहीं किया, दिल अब नहीं लेक्चर के करता। बाद कैंटीन जाएंगे और वहां ये से है लेंगे। हमारे सामने एक जैसे कह दे एग्जांपल, इसी ये किस्म नाश्ता के नहीं सारे करती। हाँ स्टूडेंट्स हैं। जी। इसमें मैं ये इंपॉर्टेंट बात पॉइंट आउट करूंगी, जैसे कि उन्होंने कहा कि बेसिकली डाइट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो मटन और बीफ आजकल का यंगस्टर नहीं खाता ना, और उससे जो प्रॉब्लम आ रही है वो है एनीमिया, खून की कमी। अब ये खून की कमी इज डायरेक्टली लिंक टू ऑल योर हाइजीन, क्योंकि बात ये है कि अल्टीमेटली आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, कुव्वत मुदाफ़ियत, वो ब्लड से रिलेटेड है ना। जितना आपकी आईज़ की शाइन, आपकी स्किन का टेक्सचर, आपके जरासीम से लड़ने की कुव्वत, ये सारी लिंक्ड है विद योर हीमोग्लोबिन। तो अगर आप अपनी, और हीमोग्लोबिन हम कहाँ से आता है, ज़ाहिर है 2 तरीक़ों से आता है, या डाइट से, या आप गोलियाँ खाएं हीमोग्लोबिन आयरन की। तो डेफिनेटली डाइट का इस लैक से ना, ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ये आ रही है कि बच्चियों में कुव्वत मुदाफ़ियत पे लोगों में कम हो रही है टू फाइट और इन्फेक्शन। एनेमिक की तरफ आप एनीमिया leads जब हो to, जाएगा, yeah. एनीमिया जब हो जाएगा, तो आप हर किस्म की बीमारी के लिए आप तैयार हैं। जरासीम तो हर वक्त उड़ते फिर रहे हैं। दूसरी है लैक मैडम ऑफ जरासीम की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो बहुत से लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ऑटोमेटिकली एक बहुत ज़्यादा स्मेली उनका ऑडोर हो जाता है। तो कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं? मेडिकली कोई ट्रीटमेंट है या नेचुरली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं स्मेल को? मेडिकली इसमें ट्रीटमेंट में अगर हम आते हैं, तो मेडिकली आप जो है वो स्वेट टॉक्स होते हैं, वो करवा सकते हैं। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे हाथों में बच्चों के इतना पसीना आता है कि वो पेंसिल नहीं पकड़ सकते, पेन नहीं पकड़ सकते, तो उसमें स्वेट टॉक्स किया जाता है हैंड्स का, ठीक है। उसमें सिमिलरली आपकी जो है अंडर आर्म्स के अंदर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सवेयर स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है, जो कि अनकंट्रोल्ड होती है, तो उसके लिए स्वेट टॉक्स किया जा सकता है। तो वो ये होता है कि आपके टेम्परेली अकॉर्डिंग टू द वेदर आपके कुछ जो मसाम हैं उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से आपको उस तरह ज़्यादा जो है वो नहीं आता पसीना। ये कोई क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट टेक्निक है से, ये, ट्रीटमेंट बिल्कुल से बिल्कुल साइड इफेक्ट्स नहीं है इनके नहीं, कोई? इसके ट्रीटमेंट के कोई अच्छा, साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इसके अफोर्डेबल है? अब हाँ, अफोर्डेबल थोड़ा सा नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर हम इसके ऑल्टरनेटिव में देखें कि क्या कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव में देखो, एक तो ये कि आपके जो बेसिकली हेयर्स होते हैं, बॉडी हेयर्स, वो इस चीज़ को ज़रा ट्रिगर कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी ऑर्डर को भी, स्मेल को भी, ठीक है। उसमें आपके जो है मेनली जो है सर के बालों से भी आपके पसीना आता है, तो स्मेल होती है, ठीक है। सिमिलरली अंडर आर्म्स के भी आपके बाल होते हैं, उनका भी पसीना आता है, तो स्मेल ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो फोल्डेड एरिया है, उसको आपकी जो है हवा नहीं लग रही, उधर से हवा का गुजर नहीं है। तो डेफिनेटली जब वहाँ पे आपका वो पसीना थोड़ी देर ठहरता है, तो आपकी उसमें से ऑर्डर या स्मेल ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। सॉरी, मैं इस बात में आपसे थोड़ी सी आपकी बात में इंटरप्ट करूंगी कि हम लोग अगर थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में अगर चले जाएं, अपने पास्ट में अपनी अम्माओं को, अपनी नानी दादी उनको देखें, तो हमें बहुत एक कह लें मुनासिब चीज़ों में, अगर डॉक्टर साहब हकीम साहब से मैं पूछूंगी कि जैसे नीम के पत्तों का गुसल लोग अक्सर करते थे कि जी महीने में एक दफ़ा क्यों, क्योंकि वो आपके सारे बॉडी के जर्म्स को ख़त्म कर देता। फटकरी का बिल्कुल एक बड़ा इस्तेमाल किया जाता फटकरी का था। इस्तेमाल भी तो हम लोगों ने देखें, जब आपके पास कुदरत ने ना, जब आपको जैसे सर्दी आई है तो उसकी तमाम लवाजमात कुदरत देती है, गर्मी आई है तो कुदरत आपको उसके तमाम जो है ना, अगर बीमारी है तो उसकी पहले उसका इलाज दिया बिल्कुल जाता सही है। बात। असल चीज़ है कि हमने खुद को नेचर से दूर कर लिया। जिस तरह ने बालों की बात की, हम लोग अमूमन अपने बालों में, जब आपके बाल घने हैं, लंबे हैं, या जैसे भी, अमूमन उसमें हवा का क्रॉस नहीं है। वही वाली बात है कि ख़वातीन, मैंने ऐसी ख़वातीन देखी कि इतनी माशाल्लाह वो बनी होंगी, लेकिन आप उनके पास जब बैठे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन से हाइजीन की बात करना चाह रही हूँ। उनके अपने बालों की सफाई का नहीं पता होता। तो ये लंबे छोटी-छोटी बालों में चीज़ें भी हैं। स्वेटिंग की यहाँ वजह पे से मैं स्मेल आती है। डॉक्टर साहब की एक बात को सेकंड करता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये सारे इशू लैक ऑफ ऑक्सीजन के हैं। बिल्कुल इसकी वजह से जब हमारे बिल्कुल ब्लड में ऑक्सीजन बिल्कुल। की कमी होती है तो तो ये हमें सारी इंटरनल जो है ये सारे मामला देखिए, जब एक चीज हमारे कमजोर पैदा खड़ी हो होते गई हैं। है तो उस पे तो दुश्मन ने चारों तरफ से हमला और जो करना इंटरनल बालों ऑक्सीजन का इंटेक है वो वाया वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है। है। बिल्कुल जब तक हम अपनी खुराक में फल और सब्जियां प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं देखिए, करेंगे, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप मटन मीट देखिए, अगर कुदरत ने जो चीजें आपके लिए उतारी हैं और कहा गया है कि आपके लिए हलाल है, इनको खाओ, तो डेफिनेटली उसमें आपके लिए फायदा ही फायदा है। और वहीं से देखें हाइजीन, ये वो, हम यहीं से बेसिक, जब हमारी बेस ही खराब होगी तो ऊपर तो फिर
नुकसानात बैलेंस ही डाइट होंगे। की बात इसीलिए तो करते हैं, जैसे किम साहब हम्म, कह रहे हैं, फ्रूट बिल्कुल। वेजिटेबल आपकी बीफ मटन ये सारी, और कार्बोहाइड्रेट्स ये आपका बेसिक पार्ट है ना। जंक फूड मतलब अब तो होम डिलीवरी ने बड़ी चीजें खराब कर दी है ना। और मुझे किसी ने पिछले दिनों बड़ी अच्छी बात की, खवातीन उन्होंने पहले ही कहा कि सुस्ती और हो गई। हाँ, उन्होंने कहा है कि बच्चों को जब आप छोटे होते हैं आपने कैसे रागिब करना है। आप कहते हैं ना बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते हो, तो किसी पीडियाट्रिशियन ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि आप बच्चों को साथ बाजार लेकर जाएं, और बच्चा आपका एक सब्जी एक टमाटर उठाएगा, एक कलर बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो मुख्तलिफ चीज़ें उठाएगा तो उसको शौक उसके माइंड में रजिस्टर होगा। फिर कहते हैं उसे रॉ चीज़ें टेस्ट करवाएं, जैसे गाजर है मुंह में डालेगा कुछ लाए जो लाएगा, लेकिन उसको उसकी एप्टीट्यूड डेवलप होगा। तो अल्टीमेटली ये स्टार्ट वहाँ से होता है। फूड और न्यूट्रिशन तो एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है पूरा, और मेरा ख्याल जिस है पे कि इतनी सारी बात हम चीज़ें जो करते नहीं हैं हैं डिपेंडेंट अपॉन द फूड एंड न्यूट्रिशन ही हैं। अल्टीमेटली। अभी जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बताया कि एनीमिया के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो गए हैं, इसकी वजह से आप देखें कि स्किन के अंदर भी हमारे पास इतनी ज़्यादा कंडीशंस डेवलप होती हैं जिनमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा मानूर ट्रिगर्ड है। मेरा आपसे ये सवाल है कि माशाल्लाह आप हिजाब भी करती हैं, हाँ। तो आप अपनी हेयर केयर को कैसे हम्म मेंटेन करती हैं? ज़ाहिर है इस ह्यूमिडिटी और पसीना भी गर्मी के आता मौसम होगा। में। अच्छा, एक तो ये कि ना जब आपके बाल टाइड होते हैं ना तो उनमें इतना ज़्यादा आपको जो है वो पसीना मतलब उस तरह नहीं आता। दूसरा ये कि जब हम हिजाब्स लेते हैं वो नॉर्मली ब्रीदेबल जी, फैब्रिक का होता है, तो उससे ये होता है कि एक तो एयर फ्लो आपका पास होता रहता है, दूसरा ये कि आप उसको वॉश करें, हेयर्स डेली। डेली वॉश करें। अगर आप शैम्पू नहीं भी करना चाह रहे तो आप उन्हें सिर्फ रिंस भी कर लेते हैं अगर, तो वो तब भी आपके जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं। ये कि अगर आप 1 से 2 दिन छोड़ के शैम्पू कर लें और वैसे आप रिंस कर लें तो उससे हो जाते हैं। फिर आपके पास जो है वो इससे ये होता है कि आपकी एक तो वो मेंटेन भी रहती है, हाइजीन भी मेंटेन रहती है, और दूसरा ये कि आपके बाल साफ़ भी कुछ रहते हैं। लोगों को नेचुरली बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस भी होता है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि वो अच्छा होता है आपके बालों के लिए। देखो उसमें ना हर चीज़ की किसी भी हर जो भी बॉडी है उसके मुताबिक वो चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की वो ओवरऑल बॉडी का टेक्सचर ही उस तरह होगा, ऑयली। अगर हाँ तो उसको, तो वो ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ स्कैल्प ऑयली हो। लेकिन उसमें भी एक चीज़ ये होती है कि आप जो है वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या अपने डॉक्टर से अकॉर्डिंगली गाइडेड लें, जो आपकी स्कैल्प के मुताबिक आपकी स्किन के मुताबिक हो। अब जैसे देखो अगर आप मॉइस्चराइज स्किन के ऊपर ऑयली प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू, जो ऑलरेडी ऑयली स्किन है, जी, ऑयली प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो ज़ाहिर है वो और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। हर स्किन टाइप का डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, इसीलिए ये कि हम जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी सुनाई होती है वो जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो हमारे लिए जो है वो ज़ाहिर है चीज़ों को प्रॉब्लमेटिक करती हैं। ठीक है। तो एक तो गाइडेड चीज़ें लें, उनमें देखो इन चीज़ों में इतना एक्सपेंस नहीं लगता, बल्कि जो आप पैसे ज़ाया कर देते हो ना वो ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल आपने इनके कहने पे कुछ ले लिया, उनके कहने पे कुछ ले लिया, उससे क्या होता है आपके पास वो प्रोडक्ट इतनी जमा हो जाती है और आपको पता नहीं होता कि इनमें से राइट कौन सी है। सिमिलरली यही अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो तो वो आपको अकॉर्डिंगली आपके मुताबिक चीज़ को गाइड कर दे और वो आपके लिए केटर्ड और मतलब ऑल्टर्ड आपकी स्किन केयर होगी। तो उसमें ना आपके पैसे ज़ाया होंगे क्योंकि वो आपके मुताबिक होगी, और वो ये कि आपको इफेक्ट भी करेगी उसमें। अच्छा, मैं समझती हूँ बालों के लिए ना हम्म स्पेशली गर्मी, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आप दिन में हर घंटे बाद 1 गिलास पानी पीना शुरू करें। जी, देखें, आपकी स्किन बाल एक ही टेक्सचर है और ये एक दरख्त है, इसको जितना पानी देंगे ये उतनी ही आपको आगे से फल देना शुरू कर देगा। राइट। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आप जैसे उन्होंने स्किन के लिए और ये बालों के लिए अगर हम बात करें, एक स्मूदी आप डेली पीना शुरू कर दें और आप उसके रिजल्ट्स विद इन मंथ आप देखें। तो आपके लंबे बालों का राज यही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन का, मेरे बालों का, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई हेयर फॉल नहीं होता, कोई स्किन का। और मैं जितना मैं समझती हूँ कि मैं ज़्यादा नेचुरली चीज़ों की जो है ना करीब ज़्यादा रहती हूँ। जिसमें अगर आप ये स्मूदी की मैंने बात की, तो आप इसमें थोड़े से जो है पालक के थोड़े से वॉश करके पत्ते ऐड कर लें, थोड़ा सा आप इसमें जो है इसमें खीरे को, पुदीने को, और इसको अच्छा सा 1.5 लीटर पानी में ग्राइंड कर लें। ठीक। उसके जितना भी उसका फाइबर है उसके साथ आप इनटेक करें, जैसे 1 रूबी दिन में बता आप रही पी के हैं देखें। कि इसमें अगर आप डिटॉक्स वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप ना नॉर्मली इतना कोई मुश्किल भी नहीं है कि उसमें आपने कुछ चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करनी, एक्सपेंसिव भी नहीं है। एक्सपेंसिव भी नहीं है, इजी, जो आपके घर में मौजूद चीज़ें हैं कि आपने उसमें लेमन डाल दिया, आपने उसमें कुकम्बर डाल दिया, आपने उसमें मिंट लीव्स डाल दिए, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके घरों के अंदर आम तौर पे अच्छा, मौजूद है। डिटॉक्स सिर्फ ये नहीं, लोगों के ज़हन में सिर्फ खीरा, पुदीना, लीमू नहीं। मैं अगर पर्सनली बात करूँ, आपके पास आजकल जैसे आड़ू का सीजन है, हम्म पानी में आड़ू के आप बना के वो डाल दें, जी, सारा दिन वो यूज़ कर लें। हम्म कोई भी चीज़ अवेलेबल है, हम्म मकसद आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। हम्म
मकसद आपने इसको रिफ्रेश और करना उससे है। आपके टॉक्सिक जो हैं, टॉक्सिक सेल्स जो है वो एक्सक्रीट कर जाते हैं। मुझे देखिए बताएं वही जब वाली नेल्स बात है, की बात करते हैं, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, राइट, बस मुझे मेन ये ये बताएं चीज़ जब है। नेल्स की बात करते हैं, लंबे जो नाखून होते हैं, एक्रेलिक नेल्स का आजकल बहुत हम्म, फैशन है, या नेल पेंट अगर आप सिंपली वेयर भी करती हैं, तो बहुत सी खवातीन आटा गूंथती हैं, तो क्या उस पे भी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल इसके रखना हवाले चाहिए। से ये बताएं, और मेन लंबे नाखून मेन साफ कैसे करने ये आपने चाहिए? बड़ा अच्छा पॉइंट किया, और मेरा थोड़ा सा इनमें मैं ज़रूर कहूँगी हाथ अच्छी तरह धोने कैसे चाहिए, बिल्कुल ये भी होना प्लीज चाहिए। के नाखून कैसे साफ करने अच्छा चाहिए? बुशरा, देखो इसमें ना एक चीज़ है कि देखो हम अब पहले वाले जो टाइम्स थे उनके अंदर तो अभी है नहीं कि हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। अब हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और बहुत आपको चीपली मिल जाते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल ग्लव्स ले लेते हैं, अगर जो आपके फूड ग्लव्स होते हैं, आप अगर वो पहन के 5 से 10 मिनट या 15 मिनट जो आपका आटा गूंदने का टाइम है, आप अगर वो कर लेते हो तो एक तो उससे आपकी अपनी, फॉर एग्जांपल आपको शौक है कि आप नेल्स बड़े रखना चाहते हो, आप नेल पेंट लगाना चाहते हो, तो वो आपकी अपनी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और वो कोई इतना एक्सपेंसिव मतलब वो भी नहीं है। वो आपको मतलब बहुत सारे मिल जाते हैं, ऑब्वियसली आपको बॉक्स मिल जाता है, आप इजीली उसे क्योंकि आप डिस्पोजेबल है समझ लिये आपका आटा गूंदा जो है ना, आप अपने साथ साथ पूरे घर को घर को। आप हाइजीन बिल्कुल अच्छे ठीक भी बात दे की रहे हैं और आपने। बुरे भी दे रहे हैं। अब देखो जिस तरह हम किसी रेस्टोरेंट में या कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे जो शेफ्स हैं उन्होंने क्या उसको प्रॉपरली ग्लव्स पहने हुए हैं, बाल टाई किए हुए हैं, तो क्या हम ये चीज अपने घर में नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते? हमें ये डॉक्टर साहब चीज आप इसके बारे में सॉरी इसमें पहले क्या ये कहना बड़ा चाहेंगे? इस लिहाज से है कि मतलब आप ये देखिए कि वही जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक तो ये कि सर कवर करके आपने हर शेफ को बिल्कुल देखा है बाल ना गिरने पाए बिल्कुल उनके, वो इस चीज़ को बाल के अलावा स्वेट दोनों हम्म, चीज़ें, जब आप खाना बना रहे हैं कुछ भी काम कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें एहतियात करने की ज़रूरत है। दूसरी मेरे ख्याल है सारी डिस्कशन से जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगी है कि हम ना प्रोडक्ट्स जो है ना वो अच्छी यूज़ करें। बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी भी हमारे यहाँ बहुत चीज़ों के बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि आप ढेर सारी सस्ती चीज़ें सही इकट्ठी बात कर लेते हैं, उसकी जगह आप एक ही वो प्रोडक्ट अच्छी चीज़ है ना। जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी हाइजीन के लिए बेस्ट हो, मतलब चाहे वो थोड़ी सी महंगी भी हो, बिल्कुल लेकिन वही कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए महंगा एक रोए एक बार बार। तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन स्किन, बिल्कुल और मेरा ख्याल है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। अब तो बात ही क्वालिटी की होती है ना, क्वांटिटी वाली तो बात हर जगह ख़त्म हो गई। अगर अब हम देखें, हम हेल्थ केयर में भी यही बात करते हैं कि गवर्नमेंट कितनी क्वालिटी ऑफ हेल्थ दे रही है, और हम पेशेंट्स को भी कहते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात है आजकल, इट्स नॉट अबाउट लाइफ। और मुझे खुशी भी होती है कि लड़कियां आजकल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जा रही हैं और मतलब क्वालिटी की नहीं, बात अच्छी ही बात है, हमारी अवेयरनेस हो इन्वेस्टमेंट रही तो है, अपने बिल्कुल आप पे अच्छी होनी बात चाहिए, है, अपने पे अच्छा इन्वेस्ट करेंगे अवेयरनेस तो हम होनी उसका चाहिए। जो है आउटपुट बल्कि भी अच्छा हाइजीन देंगे। से रेलेवेंट टॉपिक है, तो मैम की राइट, फील्ड से रेलेवेंट तो एक बड़ी ये हम चीज़ है। इसको कंटिन्यू करते हैं। मानू मैं मिलवाती चली अपनी एक और खास मेहमान से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर ज़ारा मसूद, शी इज़ अ डेंटिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। डॉक्टर ज़ारा, मुझे ये बताइए, हम बात कर रहे हैं आज पर्सनल हाइजीन पे और इसकी इम्पोर्टेंस पे, और पर्सनल हाइजीन के साथ साथ इर्द गिर्द के माहौल कितना एसोसिएटेड होता है। तो आप ये बताएं, आप इस हवाले से क्या कहती हैं? और जब बात करते हैं हम, सिंस यू आर डॉक्टर, तो आपसे मैं ये पूछूंगी, एक क्वेश्चन भी था कॉलर का, कि जो बैड ब्रेथ होती है उसका जो ताल्लुक है दांतों की सफाई और कौन सी बेहतरीन टूथपेस्ट है, इसके हवाले से बताओ, क्या मैदे का जो ताल्लुक है? बिल्कुल, हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल हाइजीन से। अच्छा देखें, ख़वातीन के लिए ना, चाहे वो बच्चियां हों, टीनेजर्स हों, ख़वातीन हो, मिडिल, बड़ा बेसिक से ना कोई 3-4 पॉइंट्स हैं जिन्हें ख़वातीन को रोज़मर्रा ना उसको अपने ज़िंदगी के अंदर लाना चाहिए। पहली बात तो ये कि पर्सनल हाइजीन ज़ाहिर है बॉडी से स्टार्ट होती है, तो नहाना इसके लिए डेली, शावर लेना मस्ट है, ठीक है। डेली नहाएं और नहाने के बाद जो है साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने, ना कि जो पहले ख़राब हो गए कपड़े और अब वो नहाने के बाद दोबारा से पहने, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेयरिंग द क्लोथ जो ऑलरेडी स्वेटेड हो गए हैं। अच्छा, कुछ इलाकों में बड़ा पानी का मसला मसाइल होता है, कुछ ठंडे इलाके होते हैं उनको गर्म पानी नहीं मिल रहा होता, गर्म इलाके होते हैं उन्हें ठंडा पानी नहीं मिल रहा होता, कहीं तो पानी नहीं मिल रहा होता। एटलीस्ट अगर इस तरह का इशू है तो अपने जो प्राइवेट पार्ट है एटलीस्ट वो तो डेली धोएं। उसके लिए तो इतना कोई ज़्यादा पानी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा सा बस एक मामूली सा रिक्वायर्ड होता है, और माइल्ड साबुन के साथ, माइल्ड साबुन, मेक श्योर कि कोई ऐसा एंटीबैक्टीरियल साबुन ना हो या कोई हार्श साबुन ना हो जिससे आप, लेकिन आप देखें, आई एम श्योर, प्रिटी मच श्योर कि बहुत सारी बच्चियों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि अपने प्राइवेट पार्ट को जो है माइल्ड साबुन के साथ डेली धोना होता है। आई एम श्योर, बिल्कुल ठीक मतलब बात वो की। नहा लेती हैं, वॉश अच्छा, पूरा ये कर ना बड़ी लेती हैं, अच्छी बात लेकिन की है, प्राइवेट उसको पार्ट्स बहुत की आप अच्छी बात बात कर की रही है, हैं, और ये इसी के पेरेंटिंग में साथ-साथ आती है, ये ये पेरेंटिंग पेरेंटिंग में में आती आती है। है, इसी के और साथ-साथ पेरेंट्स समटाइम ना इजी ले लेते हैं कि बिल्कुल। शायद बच्चे को ये पता है,
लेकिन बच्चे को नहीं पता, हम्म। मे बी शायद मदर को खुद नहीं पता कि और उसको डेली जो है इसको अपने डॉक्टर वॉश ज़ारा करना इसी के है। साथ साथ मैं ऐड करती चलूँ कि जब बात करते हैं हम टाइम ऑफ द मंथ की, जो स्पेशल बिजी डेज या रेडी डेज होते busy हैं, days। सो ड्यूरिंग दोस डेज हाँ, मोस्ट ऑफ द उसमें भी वुमेन हाँ इन अर्बन तो नहीं, देहाती और पसमानदा इलाकों में, दे नॉट अवेयर सब ऑफ ऑलमोस्ट इवन दो स्पेसिफिक डेज कि एग्जैक्टली। उसमें करना कैसे चाहिए। और बहुत सी खवातीन और टाइम ऑफ द देखिए मंथ में अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रख नहीं पाती। रख तो मैं आप हाँ सबसे ये पॉइंट्स लूंगी कि इन प्रिसाइसली डिफरेंट मुझे सिटीज बताइए में, इन हाँ, कि डिफरेंट पर्सनल सिटीज में क्या ये होता है, चीजें अब हो रही कैसे हैं। रखा जाए। यहाँ बिल्कुल। पर ये अब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। वही जी। वाली जिस तरह ने बात की कि सबसे पहली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि अब तो बहुत बेहतरी आ गई है। जैसे अब स्कूल्स में बच्चियों को स्पेशली शुरू से ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये रोल अदा करती है माँ। घर में देखें, अगर शुरू से स्पेशली बेटी को उन डेज में अगर वो शुरू से बताए हमारे यहाँ इन चीज़ों से कतराया क्यों जाता है, जबकि ये बेसिक खवातीन की हाइजीन में अगर जाएं तो ये उसकी सबसे बेसिक यहाँ से प्रॉब्लम सबसे शुरू बड़ी होती है। इंस्ट्रक्शन यही होती है, नहाना नहीं बेसिक है। बिल्कुल। अच्छा और ये बड़ी एक उसमें मिथ है कि जी अच्छा ये नहाएंगे बताइए, फिर मेरे शावर की लिए बात कर डॉक्टर रही हैं साहब, आप। इस चीज़ को मैं आपसे ज़रूर हम्म। जानना चाहूंगी कि हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं जी, आपने कि पहला फर्स्ट दिन डे बात नहाना नहीं फर्स्ट लेना, 3 डेज जो है शावर बात आपने नहीं लेना लेना, है तो नहीं लेना, कि ये ठंडा बात पानी या थोड़ा सा गर्म इस चीज़ पानी, को हमें इसका बताइए। इसका जरा कोई प्लीज बताइए। कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ। आपको बल्कि जो बिल्कुल बीमारी नहीं भी लगनी वो भी जरा नहीं सी नहीं लग रहे वैसे भी हैं बात है कि ना उससे नहाने आपकी से। बॉडी पे कतई कोई इफेक्ट नहीं होता, किसी हार्मोन का लेवल चेंज नहीं होता। आप जो गर्मियों का मौसम है उसमें जैसे नहाना वो आपकी अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब जाहिर है, एक तो वजह ये जी भी जी है कि एक तो मौसम आपका स्वेट, और दूसरे के स्वेट से ज़ाहिर है जरासीम सारे आपके बिल्कुल। ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो बिल्कुल कतन किसी किस्म का कोई हार्मोन चेंज नहीं आता अगर आप उन दिनों में भी डेली वॉश जी अपने ज़ारा आप आप को कुछ अच्छा नहाएं। कह मैं रही ना थी। इसमें ऐड करूंगी। अब देखें अब जब जो मंथली डेज होते हैं, अब जाहिर है जो स्पॉटिंग है वो इनर थाइस पे भी लगती है, ठीक है। अब इनर थाइस को एज इट इज़ छोड़ देना और वो ड्राई खुद से जो है ब्लड जो है ड्राई हो जाता है, तो जाहिर है आपके जो प्राइवेट पार्ट है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए फिर आप और मसले मसाइल में चले जाएंगे। तो इसलिए अच्छा बात लोगों के ना साइकोलॉजिकल ये भी होता है कि अगर वो अपनी जो फर्स्ट 2-3 डेज़ में जब वो नहाते हैं ना, तो उनको साइकोलॉजिकली रुक जाते हैं। तो कुछ लोग अवॉइड स्किन इसलिए भी रैशेस के करते भी हैं, बहुत इश्यूज कुछ हो लोग जाते हैं। अवॉइड इसलिए भी करते हैं कि हम बात ना लें। लेकिन एटलीस्ट प्राइवेट पार्ट को धोने से तो कुछ नहीं होता ना, उसको तो लाजमी धोएं। जैसे आपकी स्टेनिंग होगी है इनर थाइस पे, फ़ौरन जाके उसको माइल्ड सोप के साथ या सादा पानी के साथ या हाथ से रब करके उसको वॉश एट द स्पॉट कर लें, उसको अब एज तो इट इज़ उसमें बहुत ड्राई होने सारे दें। फेमिन वॉश भी आते हैं जो कि आप हाँ इजीली यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। और बच्चियों को मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की जो है वो देनी चाहिए अवेयरनेस कि आप उसको इस्तेमाल करें। स्पेसिफिकली अगर आप रेगुलरली नहीं कर रहे तो वाकई जो आपके डेज मंथली डेज हैं उनके अंदर अगर आप खाली वो भी तब भी यूज़ करें तो ये है कि एटलीस्ट ऑर्डर या इन्फेक्शन या इस तरह की चीज़ें नहीं होती होंगी। हाँ और इससे रेलिवेंट मेरा ख्याल डॉक्टर साहब के पास तो बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस आते होंगे जो वजाइनल इन्फेक्शंस या डिफरेंट इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ लीड करते होंगे। और उसको लोग निगलेक्ट भी बहुत कर देते हैं। हम्म जैसे मैंने आपसे कहा ना, बेसिकली स्पेशली देहात के लोगों को वाकई इल्म नहीं तो बड़ी होता। खूबसूरत आपने बात बात की, घर की काम वाली तक से मशवरा करेंगे, लेकिन जिसका फील्ड है, जिनका काम है, उससे वहाँ पे नहीं हम लोग सही। हमारी राब्ता नहीं कर खवातीन रहे का थे ये मसला प्रॉपर्ली। है, आदमियों में नहीं होता। वो अपनी चीज़ के लिए स्पेसिफिक जाते हैं, हम्म पूछ के आ जाते हैं। दे नेवर टॉक अबाउट देयर पर्सनल थिंग्स टू द पीपल अराउंड। लेकिन वी वुमेन हैव दैट इशू कि हमने हर एक से बात करनी होती है और हर एक की बात का एक और सही इफेक्ट बंदे से नहीं बात सही करनी। बंदे से नहीं करनी होती। हाँ, ये खवातीन की आदत है, जहाँ बैठेंगी ना अपने सारे पर्सनल मसले डिस्कशन शुरू हो जाएगी, जिसकी मुझे अच्छा, भी ऐसे कभी ऐसे हैरत होती खौफनाक है। फिर वो बातें बताएंगी, जो अच्छा खासा बंदा होगा वो भी अपने आप पे नहीं तारी कर फटकड़ी लेगा उन पे चीजों चले को। जाएंगे, बेकिंग सोडा पे चल मतलब इतनी मुश्किल चीजों पे चल जाएंगे जो बिल्कुल। बेसिक है धोना और इसमें साबुन के साथ। इस हाइजीन के अच्छा मुझे ये साथ बताएं, आपकी तरफ भी चलते हैं। मुझे ये बताएं रूबी, जब हम बात करते हैं टाइम ऑफ द डेज की, जी तो जी ड्यूरिंग दोस डेज मोस्ट ऑफ द, आपने बात की थी माओ की, अक्सर ये होता है जनरेशन टू जनरेशन माएँ भी अनअवेयर होती हैं कुछ बिल्कुल चीज़ों से। ऐसे ही है। आज जब मैं बात करती हूँ टाइम ऑफ द मंथ की, तो इसमें ये बताएं कि कितना ज़रूरी है कि ड्यूरिंग दोस डेज जब आपको पेन हो रही होती है, तो एक मिथ है आप मेडिसिन लेंगे तो ये हो जी जाएगा, आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो ये हो इसके जाएगा। साथ साथ नहीं यार, मूड स्विंग्स भी देखिए होते सबसे हैं। पहले बिल्कुल, देखिए यू आर एक गोइंग स्पेशली थ्रू अ देखिए वेरी, और देखिए ये नेचुरली कुदरत क्रिटिकल में बॉडी टू टाइम। बॉडी वेरी करता है। लेट मी बिल्कुल देखिए फिनिश। हर एक एक होता है, बॉडी कुछ टू बॉडी जीन्स वेरी में करता चीजें है। तो आती मुझे हैं। ये बताएं, जी मैं एक कंप्लीट कर लूँ फिर आप जी जी बताइएगा। बॉडी टू बॉडी वेरी भी करता है, इसके साथ साथ जो मेडिसिन है, most of the women they take, most of the women do not take, they go True. for some organic sort of remedies। तो बताएं क्या बेहतर है और क्या नहीं, आप भी बताइएगा और आप भी बताइएगा आई जी। थिंक मेरे ख्याल में तो देखिए ये एक नेचुरल, एक अल्लाह ताला ने एक आपके जिस्म का एक सिस्टम बना हुआ है, ये होना ही होना है, और ये आपकी एक डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी के लिए। लेकिन वही वाली बात कि जिस तरह से हम लोग एक वो मदर टू मदर एक चीज़, हमारी माओ को शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस तरह से
जिस तरह से हमें है, या उन्हें उस तरह से हमें समझाना भी नहीं आता था और जैसे आज हम हाइजीन अपने की जब बच्चों आप को। बात करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ना एक बिल्कुल ये भी चीज़ नहीं। ले ली जाती है कि इस चीज़ को एक, सॉरी टू से, ये कहा जाता है कि इसको पता नहीं एक इसमें इट्स नॉट अ वल्गैरिटी, इट्स अवेयरनेस जो आपने अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को देनी है कि उसको इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। सेकेंडली, अब आपने जिस तरह बात की कि मेडिसिन टेक किया, तो आई थिंक ये डिपेंड करता है, वो वाली बात है कि हर एक की, अगर आपको एक स्वेयर उसमें है तो मेरे ख्याल में मेडिसिन बनी इसीलिए बनी इसलिए। कि आप उस चीज़ से हम हाँ निजात खुद लें। से तो अज्यूम कर लेते हैं ना, खुद हमको मेडिसिन से तो कि हाँ पता कहवा होगा। पी लें तो ये लाइक इस नहीं तरह नहीं से दोनों applicable। ये मैं आप लोग के बातों साथ में साथ एक और हमारी सहेली ने ज्वाइन किया है जूम लिंक पे, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर उमर राहील, शी इज अ नेचुरोपैथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। जी, डॉक्टर उमर राहील, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड। हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ द डेज की, इसकी टाइम ऑफ द मंथ की, जो कि ड्यूरिंग एनी ऑफ द वुमेन्स मंथ आता है। तो ड्यूरिंग दोज डेज पर्सनल सही हाइजीन है। का ख्याल किस तरह रखा जाए? मोस्ट ऑफ द वुमेन आर अनअवेयर। तो आप ये बताएं कि वो क्रैंकीनेस, मूड स्विंग्स के साथ साथ भूल जाती हैं कि पर्सनल हाइजीन को उन दिनों में भी कितना आपने रखना है मेंटेन्ड। इस हवाले से बताइए आप। अच्छा देखिए, पहली बात ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहला डिसीजन मैंने सुना है, इसके पर्सनल हाइजीन होता है कि जो पर्टिकुलर डेज होते हैं पुराने जमाने में या कुछ घरों में आज भी होता है कि 7 डेज जो है, 5 to 7 डेज जो है बच्चियां नहाती नहीं है। वो कहते हैं जी नहाना ही नहीं है, पानी में तो हाथ ही नहीं डालना, अपने ऊपर पानी नहीं डालना। तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपकी पर्सनल हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी फॉर्म में, किसी भी टाइम में, हर जगह, हर वक्त। अगर उन डेज के अंदर आप अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखें तो इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं आपके पर्सनल हाइजीन का ख्याल ना रखते हुए। इसमें लिकोरिया भी है, सॉइलिंग भी है, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो बाद में बहुत परेशान करते हैं। तो उन सबसे पहले माओ को अवेयर करना और उन बच्चियों को अवेयर करना कि उन डेज के अंदर ये कहीं पे भी नहीं है कि आप नहीं नहा सकते। आपको नहाना भी है, अपनी सफाई का ख्याल भी रखना है, अपने कपड़े भी चेंज करने हैं, अंडरगारमेंट्स भी चेंज करनी है। और इसकी सफाई का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इसके साथ साथ आप पर्टिकुलर डेज की बात कर रही है, मैं एक और हाईलाइट करना चाहूंगी, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है जो डिलीवरी के बाद 1.25 महीना होता है, बहुत से घरों में उनमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि 40 दिन पानी में जाना ही नहीं। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, माँ के लिए भी बच्चे के लिए भी, कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल हाइजीन कि सबसे पहली प्रायोरिटी इसको देनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि जी पीरियड्स में नहीं नहाना है, 1.25 महीने में नहीं नहाना है, तो इसका अपना ख्याल रखना है उन तमाम लोगों को कि जब आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी। जी, उम्में हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ द मंथ की अगर, तो अक्सर ख़वातीन को स्वेटिंग और गर्मी की वजह से स्किन रैशेस भी हो जाते हैं। तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? क्या बिल्कुल। प्रिकॉशंस हैं, क्या रेमेडीज़ हैं? देखिए, पहली चीज गर्मियां हैं और रैशेस बहुत कॉमन है, जाहिर सी बात है गर्मी में वो बढ़ जाते हैं। पहली चीज आपके अपना जो है शावर आपने लाजमी लेना है। शावर लेने के अलावा जो है बॉडी लोशन जो डिफरेंट टाइप के आते हैं, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर आते हैं, वो आपने जरूर लगाने हैं, क्योंकि आपकी स्किन का मॉइस्ट होना बहुत जरूरी है। जितनी स्किन ड्राई होगी, आपको लगता है कि गर्मी में हमें कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है या कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी, तो गलत कॉन्सेप्ट है, आपको इस्तेमाल करना है। उसके अलावा किसी को बहुत ज्यादा रैशेज हो रहे हैं, एक तो इमली आलू बुखारा, गर्मी में हम इसका शरबत पीते ही हैं, लेकिन इमली आलू बुखारे का शरबत जो है बना के आप पीना शुरू कर दें, आपकी बॉडी का कूलिंग सिस्टम जो है इससे बहुत बेटर हो जाता है। उसके अलावा ये विटामिन सी की एक अच्छी मिकदार होती है इसके अंदर, तो ये आपको डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से, रैशेज से भी उसको मतलब उसको भी क्योर करते हैं। इसको जब आप पियेंगे, आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा फील होगा। इसके अलावा एक चीज और करनी है कि सिंपल आपने रोज वाटर लेना है। रोज वाटर के अंदर आपने थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स जो है लेवेंडर ऑयल के ऐड करने, फ्यू ड्रॉप्स आपने टी ट्री ऑयल के ऐड करने, इसको स्प्रे बॉटल में भरना है और ये आपने पूरी बॉडी पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या नहाने के बाद एक मग में तमाम चीजें डाल के अपनी बॉडी पे डाल लीजिए। ये आपको रैशेज से, हीट रैशेज से या जो भी आप कपड़ों के रैशेज होते हैं उससे आपको महफूज रखेगा। उसके अलावा आपको गर्मी से भी महफूज रखेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जब हम बात करते हैं उस स्टफ़ की, सैनिटरी स्टफ़ के जो कि यूज़ होता है, अगर आप देखें देहाती इलाकों में, पसमानदा इलाकों में,
कि जो सैनिटरी स्टफ है वो रीयूज़ किया जा रहा होता है 1 या 2 या 3 दिन तक, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शंस, फंजाई और भी पता नहीं और कौन-कौन सी इन्फेक्शंस होती होंगी जो लग जाती होंगी और स्किन औरतों को डिजीजेस। नहीं पता होता, नहीं मालूम होता, वो शर्म के मारे भी बता नहीं पाती एंड देन इट लीड्स टू देयर डेथ। तो आप ये भी अवेयर करें, ये भी बताइए कि सैनिटरी स्टफ को आप किस तरह से यूज़ किया जा सकता है और अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं हो सकती मार्केट्स में जिन प्रोडक्ट्स को आप देखते हैं जो हैंडमेड है और मैन मेड है, तो आप ऑर्गेनिक तरीके से कौन सा अच्छा सैनिटरी जो स्टफ है वो यूज़ कर सकते हैं और उसको रीयूज़ नहीं करना, ये भी प्लीज़ बताइए। अच्छा देखिए, पहली बात है कि कॉटन यूज करना, कुछ ना कुछ आपको यूज करना है। उन इलाकों में ऑब्वियसली जो है डिफरेंट कपड़े हैं, डिफरेंट टाइप का जो वो यूज करते हैं, लाइक फैब्रिक यूज करते हैं। बट अब ऐसा हो गया है कि कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पे ये प्रोडक्ट मौजूद ना हो, हर जगह मौजूद है। पहली कोशिश तो ये करें कि आपने जो भी इसकी सैनिटरी प्रोडक्ट्स होती है वो इस्तेमाल करें। कॉटन का इस्तेमाल आपने ज्यादा करना है। उसको ना बार बार यूज नहीं करना। जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिस्पोजेबल होनी चाहिए, खासकर इन पर्टिकुलर डेज के अंदर। इसका आपने खास ख्याल रखना। और मैं हमेशा प्रेफर करूंगी, बहुत से लोग कहते हैं कि गर्मी में ये फैब्रिक इस्तेमाल करना चाहिए या वैसे भी अंडरगारमेंट्स में और बाकी चीजों में भी, लेकिन कॉटन है, मलमल है, प्योरलॉन है, इसका ही आपने इस्तेमाल करना है। जितना प्योर होगा उतना आपको इन्फेक्शन से, बाकी चीजों से ये महफूज रखेगा। जी, डॉक्टर तैयबा आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल आई एग्री विद हर कि बेसिकली डिस्पोजेबल इज़ द बेस्ट एक्चुअली। और मैंने तो ज़ाहिर है एज अ गायनाकोलॉजिस्ट बहुत सारी इन्फेक्शंस देखी भी हैं इस वजह से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बिल्कुल है, क्योंकि वो यूज़ हर किस्म की चीज़, और फिर कहीं फिर दोनों बातें एग्रीवेट कर जाती हैं। एक तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करना, दूसरा ना नहाना, दोनों बातें मिलके जो है ना वो इन्फेक्शंस के लिए प्रीडिस्पोज कर देती हैं। और तीसरी बात जो मैंने पहले ही बताई थी आपको कि खून की कमी, ये तीन जो एक ट्राइड बनता है, ना नहाना, खून की कमी और अनहाइजेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करना, तो अल्टीमेटली इन्फेक्शंस होती है। तो ये इन्फेक्शन है लाइफ टाइम के अलावा। मैं आपको ये बताऊं कि ये एक तो बॉडी के लिए बहुत जो क्रॉनिक पेल्विक पेन कॉज कर देती हैं, ख़वातीन को मुस्तकिल पेट में दर्द नीचे रहनी शुरू हो जाती है बैक्टीरिया से। और दूसरा एक PIDs को कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। और दूसरी जो चीज़ ये करती है, ये इनफर्टिलिटी भी करती है, यानी मैं कि यहाँ पर जिनके एक बच्चे पॉइंट दोबारा ऐड करना चाहूँगी कि यूजुअली हम ख़वातीन अगर सैनिटेशन की बात कर रही हैं तो ख़वातीन के सैनिटरी प्रोडक्ट्स को ना 7 पर्दों में छुपा कर दिया जाता है मार्केट में, और पता नहीं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई बीमारी है इस औरत को, तो छुपा के दिया 7 जाता है। पर्दों में, यू मीन लाइक द ब्राउन पेपर, राइट? यस। तो क्या मतलब अवेयरनेस नहीं है ख़वातीन को, हम अवेयरनेस दे नहीं पा रहे। हम अगर इस तरह छुपा कर उनको देंगे तो वो यही समझेगी ना कि भाई ये चीज़ छुपा कर ही रखनी कोई है, disease अवेयरनेस है। है ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे महानूर इस हवाले से? देखिए, एक तो ये चीज़ कि इसके अंदर Right. अवेयरनेस अब मेरा ख्याल है पहले से ज़्यादा हो गई है। जैसे पहले इतने इजीली हर जगह अवेलेबल नहीं होते थे, अब आप देखो तो हर स्टोर के रैक्स में या Yes. आपको फार्मेसीज़ के ऊपर पहले एड्स ही नहीं पहले आया नहीं करते आते थे, थे। आज से 10 साल तो पहले। अब तो हर एक वक्त ऐड चल रहा है, बिल्कुल। अल्लाह ऐलान चल रहा है। हाँ। और क्या Right. अवेयरनेस अब हो। इसमें ये है कि अवेयरनेस तो है। दूसरा ये कि पहले जिस तरह मेरा ख्याल है कि जिस तरह मेल्स परसीव करते थे, अब उस तरह उस चीज़ को नहीं परसीव करते, उन चीज़ों को अब अंडरस्टैंड करते हैं। पहले क्योंकि मेरा ख्याल है वो सोसाइटल इतना ज़्यादा प्रेशर था कि उतना ज़्यादा उसको ना डिस्कस किया जाता था, ना उसको जो है वो हाईलाइट कर सकते। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जिस तरह मेल्स भी Acceptance आ रही है। एजुकेटेड हो रहे हैं, फीमेल्स भी एजुकेटेड हैं, तो दे आर कोपिंग अप इन अ गुड एनवायरनमेंट। और वो ये है कि उसको अब उतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं रही। नहीं आती। हाँ, जी ज़रा। तो मेंस्ट्रुअल कप्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन और are they good to ख्वातीन जो use? है, अब ये तो If we डॉक्टर add- साहिबा सही If बताएंगे we कि add कौन one सा more thing into मटेरियल it, उसके लिए बायो yes, yes. कंपैटिबल मटेरियल I होता would है। like to add one more thing तो into लेकिन it. ये कि अब तो ख्वातीन बहुत तेजी से शिफ्ट हो रही हैं, तो अब तो जो पर्दे वाला है कि आपको शर्म आ रही है कि जाके आप कुछ बाय करें, अब तो आपके पास घर में है वो मेंस्ट्रुअल कप और आप उसको रीयूज कर सकते हैं। अब ये डॉक्टर साहिबा बताएंगी कि ये नहीं, मुझे क्या बायो आपने मटेरियल का बिल्कुल सही स्पेसिफिकेशन पॉइंट है। रेज किया। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग इन इट कि मेंस्ट्रुअल कप्स के साथ साथ जो टैम्पून्स की बात होती है, इट इज इंटरनेशनली यूज्ड। सो बताएं कि आर दीज टू थिंग्स व्हेन Safe to इंसर्टेड, use.
आर सेफ टू दे आर यूज, सेफ दे टू यूज, दे आर सेफ और टू कौन यूज। सा ऐसा बायो मटेरियल होता है जिसको हमें उसको बाय करते हुए ख्याल रखना चाहिए? जितने भी मेंस्ट्रुअल कप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, दे आर मेड ऑफ सिलेस्टिक मटेरियल दैट इज़ वेरी मच कंपैटिबल विद द स्किन। With the एक्चुअली body. उनके साथ कोई वो नहीं, ये पता है देखिए जो आपने बात की ना मतलब पेट के देने वाली, देखिए कुछ हमारे कॉन्टेक्चुअल कल्चरल नॉर्म्स हैं, मतलब ये हम जो भी कहें वो वाली बात है कि हर सोसाइटी के कल्चर नॉर्म्स है, सबको पता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका मंथली किस तरह उसको डील करना है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स का यूज़ अब कुछ अरसे से बिकॉज ऑफ एडवर्टिजमेंट्स हाँ, लोगों के अंदर ग्रुप्स, अवेयरनेस ज़्यादा फीमेल हो गई है। ग्रुप्स बहुत ज़्यादा फीमेल उसके ग्रुप्स भी ऊपर। और टीवी पे ऐड देखिए बात ये कि जो आप कह रहे हो ना कि छुपाने वाली बात, वो काफ़ी हद तक अब कम हो गई कवर है। हो लो चुकी है। पीपल हैव रियलाइज्ड कि एक आपके acceptance आ गई है एड्स, हाँ society में। एड्स देने से एक Right. नॉर्मल नेचुरल चीज़ को आप अवॉइड करना, तो मतलब वही वाली बात है ना कि लेकिन ज़ाहिर है कि चूंकि हम जब जाते हैं शॉप पे तो मेल वो होते हैं, वो खुद अपने लिए एक थोड़ा सा आप फील करते हैं। देखिए फीमेल के साथ एक डिस्टेंस का एक हमारे मुल्क का अल्लाह का शुक्र है Courtesy होती है, कर्टसी और इसमें कोई बुराई नहीं हाँ है। इसमें Courteous रिस्पेक्ट अगर attitude आपको है, अवेयरनेस right. है, लेकिन अगर आप उसको एक ढके छुपे, क्योंकि हमारा एक कल्चरल है हम्म, एज इस्लामिक भी, अगर उन चीज़ों में अगर ये नहीं कि हाँ ये है जिस तरह आपने बात की कि अगर आप उस पर बात करना, खवातीन बैठे हुए हम डिस्कस भी कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन मेल्स के लिए थोड़ा सा होता है, तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं I है। think ये that's एंड इट्स fine. सिमिलर, ठीक है, अगर that's मे fine. बी हम उनसे रेलेवेंट कोई बात करें जो कि उनकी रेलेवेंस में हो, तो मे बी वो भी थोड़े से अनकंफर्टेबल फील। देखिए ये ऐसे ही कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट अपने अपने लेने domains जाना हो भी गए एक डॉक्टर नॉर्मल तैयबा। तरीन दुनिया की नॉर्मल बात है, तरीन, लेकिन बिल्कुल उसको भी इसी तरीके से बिल्कुल दिया ऐसे जाता है। हालांकि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट्स तो आपको और ज्यादा उसके साथ देनी चाहिए ताकि लोग उसको एक हमारे बिल्कुल। मुल्क की आबादी एक तूफान, हम सब हम्म, सड़कों पे रोज 10-10 लाइनें घंटे लगा के खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो बात ये है कि ये सब चीजें भी हम इसको थोड़ा सा उसका तैयबा, करते हैं, सॉरी टू लेकिन कट यू आउट, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काशिफ बात कर रहा हूँ मैं पिंडी से। जी काशिफ, क्या सवाल है आपका? हाँ, सबसे पहले आप दोनों को सलाम। राबिया एंड बुशरा खान, मैं आपको शो रेगुलर देखता हूँ। Thank और you. दूसरी सवाल था मेरा एक गेस्ट से कि आजकल जिस तरह की गर्मी चल रही है, बहुत ही कोई कड़ाके की गर्मी है, हम शूज़ पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आ जाता है, जिसकी वजह से ना एक बैड स्मेल पैदा हो जाती है। अब शूज़ पहन रहे हैं और सॉक्स ना भी पहने ना, तब भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। कोई तरीक़ेकार है कि जिससे बचा जा सके और एम्बैरसिंग भी ना हो? जी जी, डॉक्टर उमर रहील, आपसे मैं जानना चाहूंगी इसका जवाब। पाँव में जो पसीना आता अच्छा है, जी, इसका बिल्कुल। देखिए पसीना आता है, जाहिर सी बात है, बॉडी को टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए आता है। पहली चीज, किसी किसी को बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, उसमें स्मेल बहुत ज्यादा होती है। जिनको ये शिकायत है कि उनको पसीना भी बहुत आता है, उससे स्मेल भी होती है, तो आपने सिंपल एक जो सेब का सिरका होता है, एप्पल साइडर विनेगर, और एक नॉर्मल सिरका, दोनों का 1 स्पून लेके थोड़ा सा पानी में मिला के सुबह ये पीना है। कुछ दिन पियेंगे तो आपके जो पसीना से स्मेल कम हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा बॉडी से जो आपको पसीना आ रहा है वो खुद ब खुद स्मेल कम होना शुरू हो जाएगी। गोश्त का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें, बीफ का इस्तेमाल लाजमी जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना कीजिए। और उसके अलावा जैसे अभी कहा कि पैरों में बहुत स्मेल हो जाती है, पसीना आता है, सॉक्स नहीं भी पहने, तो सॉक्स पहनने हैं तो कॉटन की पहननी है, रोजाना फ्रेश सॉक्स पहननी, मतलब जो नई पहननी है, ये नहीं कि एक दिन पहनी धूप में डाली दोबारा वही पहननी, नहीं। आपने जो एक दिन सॉक्स पहनी दूसरे दिन वो किसी सूरत नहीं पहनी बगैर वॉश किए। तीसरी चीज, जब आप घर में आते हैं, जो लड़के हो लड़कियां जो भी हैं, पसीना आता है खासकर जूते के अंदर, उस जूते को खुली जगह पे रखना है। नीम के पत्ते थोड़े से और काफूर जो है का एक मिक्सचर बना के रख ले, वो थोड़ा जूते में डाल दें और खुली हवा में रखें, तो उसमें जो है ना आपके पसीने का भी नहीं, उसमें स्मेल भी नहीं आएगी। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिनको लगता है कि पसीना जब आ रहा है हाथ पैरों पे या बॉडी पे स्मेल बहुत ज्यादा हो रही है, तो उन्होंने क्या करना है, एप्पल साइडर विनेगर लेना है, उसमें मिंट एक पिंच डालना है। जैसे आपने 1 स्पून एप्पल साइडर विनेगर लिया, एक चुटकी जो है सब पुदीना, पेपरमिंट एक्सट्रैक्ट होता है, सब पुदीना वो डाला है, उसको बना के रख लिया। उसमें आपने कॉटन बॉल डिप करना है, जहां जहां पे आपका पसीना आता है, चाहे आपके आपके जो है ना सोल्स हैं, आपके अंडर आर्म्स हैं, आपने बस उस कॉटन बॉल को वहां पे उसको लगा देना है, मतलब कोई थोड़ा सा लेयर सी आता है, सेकेंड्स में वो ड्राई हो जाता है। लेकिन ये आपके पसीने का जो है ना उसको भी कंट्रोल करेगा और पसीना आना भी कम हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात ये कि पसीने में स्मेल फिर नहीं। करना चाहूंगी जी, कि जी। टॉल सॉक्स
टॉवल सॉक्स मस्ट है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है ना, जॉगर्स पहनते हैं और वो इस तरह, वो टॉवल सॉक्स का यूज़ लेकिन करते इससे हैं। गर्मी नहीं हो जाएगी, हाँ जी, गर्मी नहीं मौसम नहीं नहीं ऐसा नहीं है नहीं, कि वो बंद एब्जॉर्ब होता कर रहता लेता है, है वो ना, एब्जॉर्ब कर एब्जॉर्ब लेता है हो सारा। जाएगा, अच्छा, और इसमें होता ही है उससे। एथलीट्स एक के लिए, चीज़ मैं एथलीट्स तो यूज़ ही टॉवल सॉक्स करते हैं, तो हम भी जब रनिंग एंड जॉगिंग और जिम जाते हैं तो वो अच्छा, टॉवल पाँव सॉक्स में ही ना थोड़ा ना रिकमेंडेशन। टेल्कम पाउडर का भी इस्तेमाल होता है, इसमें एक और उससे भी चीज़ थोड़ा उससे भी सा फर्क पड़ता है। आप मेरा इसमें ये एक और चीज़ पर्सनली ये हो है। सकती है कि एक तो ये कि देखें वो अगेन जब हम डेली अगर हम यूज़ करें और अगर बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा नहीं नहा सकते हर रोज़, तो ये कि कम से कम जब आप सॉक्स रिमूव करें तो अपने पाँव जो हैं वो ज़रूर धो लें, क्योंकि अगर आप सेम फीट्स के साथ अगले दिन आप जाते हो सेम सॉक्स पहनते हो तो फिर आपको वो दोबारा से जो है वो इन्फेक्ट करने का चांसेस होते हैं। ठीक है। इसमें रिंग वॉर्म की बहुत ज़्यादा कंप्लेन हाँ, आती ये है और सेम चीज़ों वाला कल्चर ना पाकिस्तान से ख़त्म होना चाहिए। हाँ, सेम सॉक्स नेक्स्ट डे नहीं, नहीं, सेम हाँ, अंडरवेयर नेक्स्ट डे नहीं, हाँ, सेम राइट अंडरगारमेंट नेक्स्ट डे नहीं। और राइट उसके अलावा ये कि आप जब इसके लिए एंटीबैक्टीरियल जो हैं आपको पाउडर्स मिलते हैं जो कि आप लगा सकते हो, उससे ये सॉक्स पहनने से पहले तो वो थोड़ा सा ये कि अंदर से ड्राई हो जाता है, जब आप पहनते हो तो उसमें पसीना और थोड़ा इसके कम साथ आता है। साथ ना तो सेम बेडशीट्स ना पिलो कवर्स नेक्स्ट डे, बिल्कुल, और इवन द वन यू यूज इट फॉर ये योरसेल्फ तो सबसे पहली ओवर द ज़रूरी चीज़ है ना। बिल्कुल ठीक। इसके क्योंकि साथ साथ पाँव की केयर का ना बहुत नहीं है रिवाज, अगर आप बिल्कुल। देखिए। और पाँव की ये जो स्पेशली बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट आउट किया कि मेन का तो हम तो जूते खुले पहनते हैं इस तरह से, लेकिन हमारा पाँव के इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, और स्पेशली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एलर्जी ओल्ड एज की खवातीन के लिए। और ओल्ड एज के जो हमारे ओल्ड एज घरों और में बुजुर्ग है डायबिटिक ना, जो लोग होते हैं डायबिटीज उनके है अंदर वो उनके चीज़ लिए हील भी नहीं इतनी फुट जल्दी केयर होती। फुट खवातीन, केयर में ना बहुत सारी सफाई खवातीन भी केयर नहीं कर और रही। दूसरा है कि अगर पाँव पे जख्म हो जाए, मतलब किसी भी वजह से, जैसे आपको हील लग गई, कहीं ठोकर लग गई, तो उसके लिए जो सिंपल नमक वाला पानी है ना, उससे धोएं अपने और पाँव, डिप कर ले इसमें डिप कुछ कर देर ले, के नहीं लिए। तो बेशक जम्स पानी खत्म हो डाल जाएंगे ना के आपके अच्छी सारे तरह साफ बैक्टीरिया कर ले, वगैरह। और साफ करके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ड्राई कर ले। राइट पाँव ड्राई को कर गीला नहीं छोड़ना, और जब आप गीले गीला पाँव पे मोजे भी नहीं पहनने, मोजे भी नहीं नहीं, वो पहने, तो बहुत क्योंकि ज़्यादा वो वो नमी हॉरिबल, और वो उससे तो फिर ज़ाहिर है फिर फंगस वो की सारे तरफ जाता फंगस है और उनके इशारा। जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठीक, चांसेस तो ये बिल्कुल पाँव की ठीक। केयर इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज अ फेस केयर। बिल्कुल, एक कॉलर भी ले लेते हैं, एक कॉलर हम ऐड जो करते हैं। जी अमूमन अस्सलाम खवातीन वालेकुम। इग्नोर कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, मेरा डॉक्टर तैयबा आपसे क्वेश्चन है, जब हम बात करते हैं डिलीवरीज की भी, सेफ डिलीवरीज की जब हम बात करते हैं, अब आप देखें नॉर्मल डिलीवरीज भी होती हैं, सिजेरियन सी सेक्शंस भी होते हैं, लेकिन एक डिलीवरीज उस पार होती हैं जो मिडवाइफ्स करती हैं, और देहाती और पसमानदा इलाकों में ये बहुत ज़्यादा इनका नंबर है। सक्सेसफुल भी होती हैं, हम ये नहीं कहेंगे नहीं होती। बिल्कुल। बहुत से जीते जागते मिसालें हमारे इर्द गिर्द जो कहती हैं कि हम दाई से पैदा हुए। लेकिन एक डॉक्टर की डिलीवरी में और एक मिडवाइफ की डिलीवरी में डिफरेंस तो होगा। डिफरेंस तो है, लेकिन डेथ्स भी होती हैं, डेथ्स भी होती हैं। दोनों अब सूरतों में डिलीवरी के होती है। दौरान लेट्स फॉरगेट फॉर अ सेकंड की डिलीवरी कैसे हुई। डिलीवरी जब हुई है तो उसके वक्त जो हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है, जब आपकी वो जो नार कट रही होती है, आपने प्लेसेंटा अलग करना होता है, बहुत सी चीज़ें हैं, वो सारी ज़िंदगी के लिए आपकी एक या तो हाँ या तो ना है। तो बताएं उस वक्त किन किन चीज़ों का हर डॉक्टर को ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बुशरा आपने उठाया। बेसिकली मिडवाइफ्स हों या डॉक्टर्स हों, गायनेकोलॉजिस्ट या गायनाकोलॉजिस्ट हों या जीपीज हों, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ट्रेनिंग। या दुनिया भर में केट मिडल्टन की डिलीवरी डॉक्टर ने नहीं की है, ठीक है, मिडवाइफ ने की है। मिडविफरी सिस्टम यूके में मिडविफरी सिस्टम है, वहाँ पे डॉक्टर डिलीवर नहीं करता क्योंकि उनके पास मिडवाइफ्स हैं, नॉर्मल डिलीवरीज मिडवाइफ्स करती हैं। हमारे जितने BHU RHCs हैं सब में डिलीवरीज मिडवाइफ्स करती हैं। डॉक्टर तैयबा हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सारा है और मैं साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ। आपका शो सुन रही थी तो मुझे टॉपिक बहुत अच्छा लगा, और ये जो भी आप मिडवाइफ की बात कर रही हैं तो इसी हवाले से ही मेरा सवाल भी, और मैं एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाह रही हूँ। क्योंकि मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुझान है कि मिडवाइफ से ही डिलीवरीज करवाई जाती हैं, और उसमें होता ये है कि हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। अक्सर औकात ऐसा होता है कि ख़वातीन की डेथ भी हो जाती है और कुछ ख़वातीन बच भी जाती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल्स की हालत भी बहुत बुरी है और मिडवाइफ का रुझान भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी भी बच जाए और कोई बीमारियाँ वगैरह भी ना लगें। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इनका क्वेश्चन वही है जो आपका क्वेश्चन था। बेसिकली सवाल ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। डिलीवरी के टाइम सबसे ज़्यादा वनरेबल होती है ख़ातून के, उसके अंदर ऐसे औजार इस्तेमाल किए जाएं जो साफ़ नहीं थे या जिन पे बैक्टीरिया लगा होता, तो वो लाइफ टाइम मरीज़ बन जाएगी। पहले डेथ की बहुत बड़ी वजह पर्पल सेप्सिस अभी तक है हमारे, यानी कि ज़चगी के बाद
या एबॉर्शन के बाद उन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ अभी भी पाकिस्तान में 3 मेजर किलर्स हैं, एक खून का बहाव, एक ब्लड प्रेशर और एक इन्फेक्शन। अभी तक दुनिया भर में मैटरनल मोर्टेलिटी के हमारे इंडेक्सेस बहुत ख़राब हैं, उसकी वजह ये है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है। दूसरा, टेटनस का इंजेक्शन, ये जो हिफाजती टीके हैं, ये क्या चीज़ है? दुनिया में अमेरिका यूएसए में नहीं कहीं लग रहे, क्योंकि उन्होंने स्टरलाइजेशन पे काबू पा लिया है। हमारे यहाँ जो कि घर में डिलीवरी होनी है और उसी गंदे से औजार से कैंची से बच्चे की नाड़ू काट देनी है, जो कि दरांती के तौर पे अभी फर्श पे पड़ा हुआ था, उसी मिट्टी के स्पोर से वो बच्चा तो जला ही जाएगा ज़िंदगी से जिसके अंदर वो चला गया है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है अवेयरनेस। गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया, नो डाउट। अवेयरनेस इतनी फैलाई है इस पे। और स्टरलाइजेशन के लिए यकीन कीजिए कि अगर मैं आपको ये बताऊं तो क्लोरीन का वाटर कुछ भी नहीं है, इतनी सस्ती स्टरलाइजेशन है ये, जिसमें आपने वो औजार डिप करने हैं और उसके से डिलीवरी हो जाएगी। तो अब औजारों, मिडवाइफ की डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं है, मिडवाइफ के औजारों में प्रॉब्लम है, जिसको वो रीयूज करती है और जिसको वो स्टरलाइज नहीं करती। तो जिस भी सेटअप में, चाहे वो डॉक्टर का है चाहे वो मिडवाइफ का है, अगर उसमें औजार स्टरलाइज नहीं हुए या उसने ग्लव्स स्टरलाइज वाले नहीं पहने, वही ग्लव पहन के हाथ उसी से बाकी काम किया, उसी से पेशेंट के अंदर इस्तेमाल किया, तो अल्टीमेटली तो इन्फेक्शन। यानी कि हम चाहेंगे कि ये जो मिडवाइफ्स हैं, ठीक है, दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं काम कर रही हैं और डेथ्स भी होती हैं इनसे बेशक, लेकिन सक्सेसफुल रेट्स भी हैं। और साउथ पंजाब की जब बात की थी कॉलर ने, तो उन्होंने बाकायदा हाईलाइट किया वहाँ पे जो इशू है डिलीवरीज का और मदर केयर चाइल्ड को लेकर। तो हमारी रिक्वेस्ट है सीएम साहिबा से भी कि जरा वहाँ पे भी विजिट कीजिए और देखिए कि मदर केयर चाइल्ड प्रोटेक्शन कितनी अच्छा इंपॉर्टेंट है बुशरा, वहाँ इसमें पे मैं जहाँ एक पे चीज़ इंटरप्ट करूंगी इनकी बात से। देखिए, बात है ट्रेनिंग और इग्नोरेंस की। मेरा पर्सनल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, होनी चाहिए मेरा अपना मिडवाइफ्स की, बेटा, बिल्कुल। मैं बहुत, हमारे लाहौर की वो बहुत बड़ी डॉक्टर है, मैं उनका नाम रिकमेंड नहीं करूंगी। मेरे साथ ये खुद पर्सनली ये वाकया हो चुका हुआ है। और यही हुआ था कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इग्नोरेंस और ट्रेनिंग, वो चाहे डॉक्टर्स हैं चाहे वो मिडवाइफ, हर एक जगह पर अगर ये दो चीज़ें किसी बड़े हॉस्पिटल और क्लिनिक में भी अगर नहीं ना हो रही, तो आप उस चीज़ का नुकसान उठाते हैं। अभी मैंने जिसे उन्होंने बताया कि पर्सनल बहुत बड़ी वो गायनोकोलॉजिस्ट है, ठीक है, और मेरा भी फर्स्ट बेबी था, इतनी अवेयरनेस भी आपको नहीं होती है। घर वालों को हमारे यहाँ एक वो बड़ा एक मिथ है जी, उनको वो बहुत दूर जो है वो बाहर खड़ा कर दिया जाता है, ना आपको उनके साथ कोई एक वो चीज़ होती है, ना एक आपको इन चीज़ों का बेहतर पता है। और वहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं, बड़ी डॉक्टर सिर्फ फीस लेने के लिए आती हैं। और मेरे ख्याल में जो हम लोग आप बात करें ना मिडवाइफ, तो उन डॉक्टर से वो ज़्यादा बेहतर है, शायद उनकी ट्रेनिंग एलएचवी वालों की उनसे ज़्यादा होगी। कोई वाली मेरे साथ बात ये है, पर्सनली असल में हुआ है, वो आपका और वो ये इग्नोर है। कर रही हैं, और हाँ, उनकी जूनियर्स कह रही हैं सीनियर डॉक्टर को कॉल कर करके बुला पेशेंट की, और जब वो आई हैं मेरे साथ, ये पर्सनल डॉक्टर साहब ये नहीं, आपकी इनका बात केस बिल्कुल वैलिड है क्योंकि ऐसे valid है बहुत से सर्टेन एक्सपीरियंसेस हैं। जी। ये Pros- मिडवाइफ्स pros- के साथ भी pros है। and cons मिडवाइफ्स दोनों की होते हैं। तरफ है, नेग्लेक्ट भी बहुत लंबी ट्रेनिंग। अब आप कहानी है, देखिए ना, जिन्हें वो हम के ना जिन्हें वो हम केस था देखते हैं। जिसमें डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर ट्रेनिंग वही वाली बात के वेल ट्रेंड हो, और अपने पेशेंट के साथ या जो भी वो लेडी है उसके बेसिक साथ उनकी प्रिंसिपल्स फॉलो एसोसिएशन, करने की बिल्कुल, जरूरत होती है। और वो स्टरलाइजेशन पे प्रॉपरली उनका काम होना चाहिए। अब आप देखें, जब हम बात करते डिलीवरीज की तो देयर वर सर्टेन केसेस, एक हॉस्पिटल का ही था, इधर नाम नहीं लेते, चले नाम नहीं लेते, लेना लेकिन आप चाहिए भी देखिए कि नहीं। डिलीवरी के बाद स्टिचेस लगते हुए वो कॉटन अंदर रख के भूल गई। मतलब क्या कोई जगह थी, कोई ऑब्जेक्ट था, अच्छा, कोई ये टेबल अक्सर थी? सुनने में आता है हालांकि कि ह्यूमन सी बॉडी सेक्शन है। करते हुए कोई चीज अंदर रह गई। ये अक्सर असल में नहीं सुनने में आता, डॉक्टर ये उमेर राहिल से भी मेरा हजारों में क्वेश्चन है। हजारों होता है, ये हजारों में वो एक केस होता है। हाईलाइट लेकिन ज्यादा हम चूंकि वही मैंने जैसे आपसे कहा ना, नेगेटिविटी के लिए बहुत सारी क्योंकि डॉक्टर साहब हम लोग नजर आ रहा डॉक्टर होता से है ये ना। हम डॉक्टर से ये एक्सेप्ट जो है ना, हमें तवक्को नहीं होती है। चले एक एक्चुअली दाई है या कोई एलएचवी, उनसे तो हम लोग एक मेंटली चले रूबी, इनसे टाइम हो शॉर्ट सकती है, है हम चीज। उमेर जी हिल जी। साहिबा से भी इस पर उनका मौकफ लेंगे, वो क्या कहेंगे इस बारे में। देखिए, बिल्कुल मैं सेकंड करूंगी जिससे कहा कि ट्रेनिंग सबसे जरूरी है। हमारे यहाँ होता है कि यदि हमें कोई काम आ जाता है तो हम समझते हैं कि वी आर एक्सपर्ट्स, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे मिडवाइफ हो, जो भी कोई काम कर रहा है उसके सेशन और रिफ्रेशर कोर्सेज जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने 25 साल पहले पढ़ा है, 20 साल आपका तजर्बा है, या सालों का तजर्बा है, आपका खानदानी काम चला आ रहा है, लेकिन लेटेस्ट जो ट्रेनिंग्स है ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन अपने जो भी इलाका है उसके लेवल पे भी ये काम करना चाहिए कि जो भी इस तरह के डॉक्टर्स हैं या मिडवाइफ्स हैं या जो भी ये सब काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग की सेशंस ईयरली बेसिस पे होने चाहिए।
ताकि लेटेस्ट टेक्निक जो है उनको पता चलता रहे और वो उससे अवेयर भी हो। और आम मतलब लोगों में भी इसकी नॉलेज फैलानी चाहिए कि लोगों को पता हो कि जो केसेस करवा रहे हैं उनको भी पता हो कि हमने कहाँ जाना है और हमें करवाते वक्त हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं बच्चे की डिलीवरी की, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है और उसकी सफाई का ख्याल रखना होता है, बहुत सी उसकी देखी भी जाती है, हेयरिंग नोट्स, डेफ नोट्स चेक किए जाते हैं, गले की सफाई का, तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो डॉक्टर्स और मिडवाइफ्स कर देते हैं जो कि एहतियात करनी चाहिए? बेसिकली बच्चा जो है ना मसला, हाँ, अब उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारी 70% जो डिलीवरीज हैं वो गांव में हो रही है ना, या पेरीफ्री में हो रही है, BHQ THQ प्राइमरी राइट। सेकेंडरी केयर में हो रही है। और यकीन कीजिए कि जो पाकिस्तान के स्टैट्स है ना, 70% डिलीवरियाँ प्राइवेट सेटअप्स में हो रही हैं, गवर्नमेंट सेटअप में नहीं हो रही हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्लिनिक्स पे हो रही हैं, और ज़ाहिर है लोगों को कन्वीनियंट होता है कि पास वाले क्लिनिक में चले गए, हॉस्पिटल में चले गए। अब बात ये कि वो सारी डिलीवरीज जनरली बच्चे के डॉक्टर नहीं कंपनी कर रहे होते। अब ये जो बच्चे के मसाइल हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कानों से सुनता है कि नहीं, आंखों से देखता है कि नहीं, ये तो फंक्शन तो नहीं पता चल सकता ना, स्ट्रक्चर नज़र आता है। जैसे कभी कोई पेशेंट डिलीवर हो, कहते हैं डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड पे नहीं आया था, तो मैंने कहा अल्ट्रासाउंड पे आंखें आ सकती हैं, आंखें देखेंगी कि नहीं, फंक्शन नहीं पता चल सकता जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आ जाएगा। तो जो हम जितना भी फर्स्ट असेसमेंट बाय द पीडियाट्रिशियन होती है ना, वो अक्सर जगहों पे नहीं होती हमारे यहाँ, क्योंकि नेचुरल सी बात है, हर जगह बच्चे का डॉक्टर नहीं होता, और जीपीज के पास आप पहली दफ़ा लेके नहीं जाते, और जब घर में डिलीवर हुआ है वो तो दाई ने सफाई की और आपके हैंड ओवर कर दिया। वो चीज़ें पिकअप लेट होती हैं। मेरा ये, हम हमेशा ये बात करते हैं कि स्क्रीनिंग ऑफ न्यू बॉर्न्स का सेटअप होना चाहिए हर जगह पर, जहां वो एक बेसिक स्क्रीनिंग से गुजरे विद द पीडियाट्रिशियन, क्योंकि ये बच्चों के डॉक्टर का काम है ना, हमें तो नहीं आइडिया कि बच्चों के इसमें क्या एक है। और चीज़ ये भी है ना, देखें बहुत सी चीज़ों के बारे में जब हम देखो नॉर्मली अगर हमने सूट भी लेना है या हमने शादी का जो है वो ज्वेलरी भी लेनी है या कुछ भी लेना है, तो हम उस चीज़ के बारे में बड़े स्पेसिफिक होते हैं कि हमने ये चीज़ यहाँ से लेनी है, ये ऐसे करनी है, इसका ये डिज़ाइन होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ केयर, तो फिर हम जो है ना वो कहते हैं बस जो पास में चीज़ है ना बस वहाँ चले जाएं। देखो हर चीज़ के बारे में अगर हम थोड़े से इसमें भी रिसर्च कर लें कि क्या जहाँ पे हम अपना जो है वो केस करवा रहे हैं, या हम मल्टीपल बहुत सारी चीज़ों पे स्पेंड कर रहे होते हैं, तो हम उस पे देखें कि जहाँ पे हम केस करवा रहे हैं वहाँ पे इस तरह का कोई डॉक्टर साथ में स्पेशलिस्ट मौजूद है कि नहीं, कि वो इन सब चीज़ों को भी एनालाइज या साथ में असिस्ट करे। तो ये जो डॉक्टर साहब बात कर रही हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी देखो हर चीज़ आप लाइफ में जब कर रहे हो तो वो बहुत प्लान्ड होती है, ठीक है, और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, तो देख रहे हो तो कि मैंने कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। तो ये भी एक ऐसा आपकी लाइफ का मेजर जो है वो चेंज है या मेजर आपका एक फैक्ट है कि उसको आपको कोशिश करना चाहिए कि आप रिसर्च करो, ऐसे ना करो कि जहाँ पे भी हो रहा है तो वहाँ पे आप जाके देखें। तो क्या उसकी हमें इस फैसिलिटी मिडवाइफ को आप कल्चर पहले को, देखो इस कि कहाँ मिडवाइफ कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली लोगों के पास समटाइम्स रिसोर्सेज नहीं है, इतने एक्सपेंसेस नहीं होते मेरे कि ख्याल वो में कर गवर्नमेंट सकें। हॉस्पिटल, मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल एग्री करूंगी, वो उनसे बहुत कम चार्जेस में हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जैसे बिल्कुल डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं, इन जैसी बहुत सीनियर्स हैं, तो आप बजाय छोटी छोटी क्लिनिक्स पे जाने के आप उनके पास क्यों नहीं जा रहे, जहाँ पे जो एक प्रॉपर ट्रेन बैठी हुई है। ये बात है ना कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है सिस्टम्स की। अगर बिल्कुल। आप ये देखिए कि बाहर के मुल्कों में क्या है, बाहर के मुल्कों में आप अपने पहले प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास जाते हैं। आप अगर बहावलपुर रहते हैं तो आप उठ के जी लाहौर डिलीवरी के लिए नहीं नहीं आएंगे। आ ऐसे ही ठीक सकते, है, ये राइट। ऐसे ही है जैसे मुरीद के इलाके के लोग। तो असल में हेल्थ सिस्टम, मतलब गवर्नमेंट, मैं ब्लेम नहीं करती, बहुत काम करती हैं, बहुत सारे मतलब चीज़ों पे उन्होंने काबू भी पाया है। इतने BHU RHCs पूरे लेकिन हमारी पंजाब में। रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें लैक कर रही है सिस्टम में, जैसे आपने स्क्रीनिंग लैब टेस्ट की बात की बेबीज के एक लिए, वो, और दूसरा मेरा जाती मिडवाइफ्स जो की आप ट्रेनिंग बात, सेशंस मिडवाइफ्स को बार होनी बार चाहिए। रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग्स के ना हमारे बिल्कुल यहाँ नहीं होते। बिल्कुल। और कुछ कल्चरल नॉर्म्स भी ऐसे हैं कि लोग, मैं आपको जैसे एक बात कही ना कि वो ट्रस्ट बिल्डिंग में भी बहुत मुश्किल से आते ऐसे हैं। ही है। और कोई वही, जिस बंदे ने आपके पहले 4 बच्चे बिल्कुल ठीक डिलीवर करवाए हुए हैं, सब ठीक है, आप 5वें बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन हो ही गई है। दुनिया भर में कॉम्प्लिकेशंस है, आपके ऐसे घर में ही है। यूएस से यूके में नहीं होती, वहां भी। मेरे पास एक डॉक्टर आई लड़की यूके से डिलीवर होके, और उसको 4 दिन नॉर्मल डिलीवरी के बाद उसके सेप्सिस हो गया। वो 4 दिन आईसीयू में रही वहां पे, डॉक्टर यूके की डिलीवरी 4 दिन आईसीयू में रही, और इतनी बुरी एंटीबायोटिक्स, उसको इतनी बुरी इन्फेक्शन हुई, एंटीबायोटिक्स लगी। लेकिन बात यह है कि आप उनके सिस्टम में कहीं ये हाईलाइट नहीं होगा कि जी ऐसे। उन्होंने आपस में इंक्वायरी की,
हमारे यहाँ मसला ये है कि 10,000 चैनल्स पे या 10,000 मीडिया पे वो चलना शुरू होता है, और उससे क्या होता है कि दूसरे लोग डर जाते हैं, जो कि शायद इस तरह यहाँ के पे आपकी एक बात ही वाकया। बड़ी अच्छी, देखिए अगर एक केस खराब हुआ लेकिन डॉक्टर्स की अंडर ऑब्जर्वेशन था, हैंडल हो गया, आप ये लेकिन अगर देखिए, खुदा ना से एक मिडवाइफ है तो उसको हैंडल करना नहीं आता, रेफरल्स ये होने फर्क लेकिन है। आप ये चाहिए। देखिए ना, डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करते लास्ट मोमेंट पे। फॉर एग्जांपल, मिडवाइफ ने अगर एक मदर का केस 3 या 4 दफ़ा किया है कैरी, 5 या जितनी दफ़ा भी उससे नहीं हुआ, इमरजेंसी में अगर कोई डिलीवरी के वक्त डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर यूजली केस नहीं लेते। वो कहते हैं कि हमने आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जितनी भी छोटी सी दोनों कोई दोनों फाइल तरह बना से दी वो नहीं बातें लेते। ऐसा क्यों असल है? में बात ये है कि जो मिडवाइफ हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ये है कि जीपीज में भी और मिडवाइफ में भी वो इशू ये है कि रेफरल टाइम पे नहीं करते। देखिए, अगर एक ब्लड प्रेशर मरीज का ज्यादा है या खुदा ना उसका चौथा पांचवा बच्चा है या उसको खून की कमी है, तो उसको वक्त से पहले, बजाय इसके कि आप वो मिडल ऑफ द डिलीवरी उठाकर आप भेजें, तो आप देखिए ना कि अगर जिस भी क्लिनिक पे जिस भी हॉस्पिटल में जाके उसकी डेथ होनी है, तो बात ये कि वहां से तो वो चल के आई, नुकसान किसका होना है? इस वजह से कई दफा ट्रस्ट डेफिनेटली हर कोई अपने उससे फिर अपने आप को सेफ रखना उसकी उनके लिए रीज़न ये है मुश्किल कि हो वो जाता है। उस चीज़ को देखेंगे नहीं कि डॉक्टर जो एफर्ट कर रहा है उसको रिवाइव करने के लिए। हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ हमें एक और स्पेशल गेस्ट हमारी सहेली ने ज्वाइन किया है ऑडियो कॉल पे, बुशरा अंसारी, जो कि रिनाउंड एक्ट्रेस है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। जी वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। बहुत बहुत अफसोस है कि कल हमारे जो पाकिस्तान इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, एक्टर थे, रिनाउंड एक्टर जिनके साथ आपने काम भी किया है, मिस्टर तलत हुसैन, वो चल बसे हैं। अल्लाह उन्हें बख्शिश करे, उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? बस क्या कह सकते हैं, सैड हैं बहुत, यादें हैं उनके साथ, बहुत काम किया, बहुत कुछ सीखा। बस फिर जब भी कोई अपना ऐसे बिछड़ता है तो उदासी होती है और वही होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ऐसा क्यों है कि जब कोई चला जाए तो उसकी कदर बाद में क्यों होती है? लाइफ टाइम नहीं, हमें अचीवमेंट, कोई उनकी बहुत अवार्ड कदर वगैरह की है। कुछ ऐसा ये क्यों एक नहीं बहुत होता? रिवायती, मुझे लेट मी करेक्ट यू, ये बड़ा फजूल सवाल है और ये मैं देखती हूँ कि आमतौर पर लोगों को बहुत आदत होती है कि कोई ऐसी बात नहीं है, सब उनको बहुत चाहते थे, बड़ी इज्जत करते थे। मैं बारहा कह रही हूँ कि तलत बहुत एक प्राइवेट पर्सन थे, वो बहुत ज्यादा पार्टियों में जाने वाले नहीं थे, वो अनसोशल थे, उनकी अपनी एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ थी। वो हर जगह, हर फंक्शन में, हर अवार्ड में, हर फिल्म के प्रीमियर में उछलना पसंद नहीं करते थे। लिहाजा ऐसा कुछ नहीं है कि तलत की कदर नहीं की गई, बहुत इज्जत कदर से गए हैं वो दुनिया से। ऐसा मत कहा करें आप लोगों के लिए, ये गलत तासुर है। जी बुशरा, वो पाकिस्तान के एसेट थे, तो आपने उनके साथ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से काम भी किया, तो कोई एक अच्छी सी मेमोरी हमारे साथ शेयर करें। बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं और ये सबसे अच्छी मेमोरी यही है कि वो बहुत बाइज्जत अंदाज में काम करके और अपना बहुत ही रिस्पेक्टेड सा करियर फॉलो का गोल सेट करके गए हैं। और उनके साथ बैठ के बहुत अच्छा एहसास होता था कि एक नफासत, तमीज, तहजीब से काम करना क्या होता है। और जो क्राफ्ट उनके पास था, आवाज की जो उनके पास एक ताकत थी, अल्लाह ने उनको दी थी, उसको किस कदर तमीज और सलीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी मेमोरीज हैं। लेकिन कोई जाहिर है वो लतीफा को इंसान तो नहीं थे, बहुत सीरियस आदमी थे। हालांकि वो कॉमेडी कॉमिक कैरेक्टर भी बहुत शौक से करते थे। कोई आपको उनकी कोई खास बात या स्टेटमेंट या कभी उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट किया हो, आपको याद हो, अगर आप शेयर करना चाहें? बहुत बहुत कुछ था, बहुत कुछ था, चंद लम्हों में नहीं बता सकती। और कल से मैं तकरीबन 28 चैनलों को बता चुकी हूँ, लिहाजा मैं अब क्या बताऊँ आपको। मेरी अपनी एक अलग सी सब कैफियत है और अब इसको बार बार बताना भी बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल आप लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा जी जी, और उनके लिए, उनकी दर्जात के लिए दुआ कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। मुझे ये बताइए, आप हमारे साथ ऑडियो कॉल पे हैं मौजूद, बुशरा आपा? जी, बहुत शुक्रिया आपका। जब हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम बात करते हैं मिडवाइफ और डिलीवरी। आप ये बताइए कि नॉर्मल डिलीवरीज और सी सेक्शंस, अब आप जब बात करते हैं मिडवाइफ्स की, तो आप ये देखें कि देहाती इलाकों में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा केस कि उसने सी सेक्शन करवाया हो। सी सेक्शन तो यूजुअली अफोर्ड भी नहीं कर सकती एक आम औरत, एक आम हेल्पर, जो स्टाफ आपके घर पे मौजूद होता है। लेकिन वहीं पे नॉर्मल डिलीवरीज आपको यू काउंटेबल 1 2 3 4 इस तरह मिलेंगी। वाई? देहाती इलाकों में नॉर्मल डिलीवरीज और शहरी इलाकों में सी सेक्शंस क्यों है? जरा आप बताएं मुझे, आपसे जवाब ये सबका सवाल है। ये मुझे आपसे जवाब है।
एक पॉइंट और यहाँ डॉक्टर पर साहब ये भी जिस आता गाइड ने है, बता राबिया दिया का कि भी ये point है। एक होना। पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि जब मिड वाइफ से केस संभल नहीं रहा होता तो वो भी तो हॉस्पिटल्स की तरफ ही भगवाती है बिल्कुल ना पेशेंट्स को। ये बहुत ये मैं ख्याल है मैं अब तक जिस भी प्रोग्राम में गई हूँ सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि वाई सिजेरियन सेक्शन। अच्छा, बात ये है कि दुनिया भर में सिजेरियन सेक्शन होते हैं, ठीक है, रेशो उनकी बिल्कुल है। और आप अगर ये कहें, मैं ये बिल्कुल एग्री करती हूँ कि वक्त के साथ हमारे यहाँ सिजेरियंस का रेट बढ़ गया है, ठीक है, और उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों में बढ़ गया है। ऐसा नहीं है, अगर मैं अपने सर्विसेज हॉस्पिटल की बात करूं या जना या कि जितने हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं उन सब में कभी ये 30% रेट होता था, अब ये 50% पे आ गया है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट द मनी एक्चुअली। अगर आप इसको ये बात करो, प्राइवेट लोगों पे तो बहुत इल्ज़ाम लगता है ना कि पैसों की खातिर सिजेरियन कर देते हैं, राइट। लेकिन जो मैटरनल मोर्टेलिटी का अब जो लोगों का एक सिलसिला है ना, वो कोई भी मिसहैप गायनी से रिलेटेड एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पहले ऐसे नहीं होता था। बच्चे की डेथ गांव में वो दाई के पास जब जाते हैं, बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो या पैदाइश के दौरान मर जाए, उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। मतलब वो उसको कहते हैं चलो जी अल्लाह दी मर्जी, अच्छा चलो अगला बच्चा हो जाएगा, फिर उसके पास चले जाएंगे। शहर में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप खुदा न खास्ता ज़रा भी ऊपर नीचे आपकी फीटल मैटरनल मॉनिटरिंग चल रही है ना, आप इन खुदा तो नहीं है, ज़ाहिर है दुनिया में यूके में भी बच्चों की अमवात होती हैं पैदाइश के दौरान, यूएसए में भी होती है, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा चल रहा होता है कि लोग, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, अब लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि किसी भी किस्म की कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ के डॉक्टर लिए। साहिबा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ख़वातीन में ना एक खौफ ये भी होता है सी सेक्शन का कि उसमें हाइजीन के भी बहुत प्रॉब्लम्स उन्हें होती हैं कि सेक्शन पे आ रही है। एग्जैक्टली यही मैं वो आपको कह बताना देती हैं कि चाह हमने Sometimes नॉर्मल midwife ऑफ नहीं को करना, नहीं इलेक्टिव फॉर्म्स साइन कर अलग देती साइकी है हैं। जिसकी वजह से आ रही ये है। भी एक साइकी शौक है, नहीं होता क्योंकि किसी मैं अब को। यंग बहुत जनरेशन सारी को अगर बातें हैं रिप्रेजेंट इसमें। करूं जैसे तो अब आपने तो कहा वो कि खुद बाहर ऑप्ट के कर रही मुल्कों हैं में लोग एक्सेप्ट कि करते सी हैं, सेक्शन की तरफ लेकिन जाना है। खवातीन में डॉक्टर्स को लेके ये इनसिक्योरिटी आई कहाँ से देखिए कि ये नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाएंगे, ये भी ये तो सी देखिए ना। सेक्शन की तरफ ही देखिए जाएंगे। बात ये पूरा पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी नहीं। आप किसी मैकेनिक के पास जाएं, आपको यकीन है कि वो आपको बिल्कुल सही, उसकी तरफ दूध वाले के पास जाएं, आप कोई चीज लेने जाएं, आपको इनसिक्योरिटी एक ओवरऑल अच्छा, मैं माशरे आपको में बताती हूँ, हिम्मत पे सिक्योरिटी है, इन सेंस हिम्मत ये पे है, है कि लड़कियां जब मतलब हम हिम्मत बात नहीं करते हैं पकड़ रही नॉर्मल होती। डिलीवरीज की, तो आप में अपने डाइट इर्द-गिर्द ये वो सारी अब चीजें देखिए हैं। बहुत इसमें औरतें बहुत हैं सारी ना, चीजें जो मतलब वो मेरा ख्याल है पावर जाके उस वक्त स्टाइल लिंक फौरन हैं, डर लिविंग जाती हैं और स्टाइल कहती का हैं कि बन नहीं गया हुआ है। इलेक्टिव इसमें कर दो एक सी तो ये सेक्शन। चीज़ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है कि देखो जो हम आप देहाती औरतों की बात कर रहे हैं तो उनका जो लाइफस्टाइल एक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ये कि उनकी जो डाइट प्लान है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है कि वो घी भी खा रही हैं, वो रोटी भी खा रही हैं, वो सब वर्कआउट चीज़ें भी कर रही हैं, जो हाँ वर्कआउट जो बहुत ज्यादा शहरी कर रही हैं। खवातीन है उनमें ये प्रॉब्लम होता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक तो बहुत होता है, दूसरा ये कि बहुत फैंसी वे ऑफ लिविंग है कि लेकिन देखो आप नहीं, सॉरी टू कट यू हियर, जितना मर्जी फैंसी लाइफस्टाइल हो, स्टाफ और हेल्पर्स के पास वो फैसिलिटीज ही नहीं होती, वो डाइट ही नहीं होती। इफ आई कम टू द राइट एंड मैं अगेन वही टू बात द शॉर्ट, हाँ बिल्कुल मैं वही बात कर रही हूँ कि मैं एक उसमें- एक पॉइंट कंप्लीट कर लूँ, तो आप ये देखें कि नॉर्मल डिलीवरीज होते होते भी सी की तरफ जाता है इशारा। मेड्स अल्ट्रासाउंड्स नहीं करवाती, हेल्पर्स अल्ट्रासाउंड नहीं करवाती, उनको नहीं पता तो 9 महीने के बाद बच्चा नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, वो डायरेक्ट मिडवाइफ के पास जाती है एंड दे फाइंड इट वेरी नॉर्मल इन द एंड। सी नॉर्मल होते होते case just for the sake of money either I would say, I or would to not say or to that. make a profile strong for any other gynecologist, she gets to the C-section, that is a problem and लेकिन that is a बात true ये है कि आप इसको true जिस तरह fact. मर्जी ले लें, इट्स नॉट लाइक दैट। एक तो बात सारी ये, जैसे ये सब लोग कह रहे हैं कि खुद प्लान, अब लड़कियां दे डोंट वांट टू गो फॉर नॉर्मल डिलीवरीज मेनी अ टाइम्स देमसेल्व्स। ऐसे ही एक है। बात, दूसरी बात जैसे मैंने आपको कहा है सरकारी में तो पैसे इन्वॉल्व नहीं है ना, बिल्कुल। फिर भी वहां भी अगर आप सरकारी अब स्टैट्स ले लें पूरे शहर से, राइज ऑफ सिजेरियन सेक्शन है। तीसरी बात ये है कि जो मिसहैप्स मैंने आपको बात बताया ना कि दाई के पास होते हैं, आखिर क्यों लोग डॉक्टर्स पर रिवर्ट हुए हैं, क्यों दाइयों के पास नहीं जाते, वहीं दाई भी बैठी ऐसे ही। होती है, इसलिए कि उनके जो मिसहैप्स हैं वो आप उसको वो रिपोर्ट ही नहीं होते उस तरह। अगर बच्चे, आप एक्सेप्ट कर सकती हैं कि एक बच्चा एक आप 9 महीने रखा है और दर्दों के दौरान उसकी डेथ हो जाए, नोबडी वांट्स टू, लेकिन बात ये कि उनके पास पैसे नहीं होते। दाई के अगर दाई ट्रेन नहीं है, मैं दाइयों को बुरा नहीं कहती, मैं हमेशा कहती हूँ मेरा वेरी गुड एसेट टू द कंट्री। दुनिया भर में अभी भी और पाकिस्तान में भी मेजॉरिटी वही डिलीवरी करा रही हैं। मसला सारा ये है कि उनके हर नॉर्मल डिलीवरी में देयर इज अ चांस ऑफ सिजेरियन सेक्शन। अगर बच्चे की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है,
मैं अपने सारे तो आप पेशेंट्स को इस काउंसिल चीज को करती एग्री हूँ। करते हैं कि देयर आर आल्सो एसिडेंट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी द मिडवाइफ्स, राइट? दे प्ले बिल्कुल सम पार्ट है, मैं तो इम्पोर्टेंट उनके एज अ स्टार्ट गायनेकोलॉजिस्ट यू आर बीइंग अ सेइंग गायनेकोलॉजिस्ट। मैंने तो आपको शुरू में यही कहा है कि देखिए बाहर के मुल्कों में क्या हमारा 70% बर्डन मिडवाइफ्स ने उठाया हुआ है। मिडवाइफ की डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मसला वहां पे आता है कि हर नॉर्मल डिलीवरी में देयर इज अ चांस ऑफ सिजेरियन सेक्शन। अगर खुदा ना खास्ता बच्चे की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है या बच्चे को सांस नहीं आ रहा या लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रही तो सिजेरियन की जरूरत है आपको। अब अगर आप वो आधा पौना घंटा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे की ज़हनी उस ऑक्सीजन उसको जा रही है। अब अगर खुदा ना खास्ता वो किसी ऐसे इलाके से शुरू हुआ है चलना, अब एंड टाइम पे उसने आया कि अब बच्चे का सेक्शन होना है, मिडवाइफ के पास वो फैसिलिटी नहीं है नहीं ना। है। अब वो जब तक बच्चा आपके पास आना है, उसका ब्रेन पे इफेक्ट आ चुका होना है, बच्चा नॉर्मल भी डिलीवर हो जाए तो वो सीपी चाइल्ड बन जाता है। आप सीपी चिल्ड्रन के जाके मसले तो देखें कि कितने लंबे बेचारे सारी उम्र वो बच्चे माजूर अपाहज माँ बाप संभालते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अगर यहाँ पे मैं आपको डॉक्टर्स बता रही हूँ, अगर नहीं पहले डॉक्टर्स का मिडवाइफ का जी ना जी ये प्रॉब्लम है। आप देखिए क्यों दुनिया मिडवाइफ से डॉक्टर पे शिफ्ट हुई है। आखिर पाकिस्तान में भी मिडवाइफ सारी उम्र, हमारी अम्मियाँ सारी, डॉक्टर साहब तो तो अब डॉक्टर वो साहब भी कर रहे हैं। मेरा अपना केस जो है वो सी सेक्शन का था और मुझे वो डॉक्टर ने जो मेरा बेटे का मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने नॉर्मल के चक्कर में अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि वहां पे डॉक्टर ने राइट टाइम पे डिसाइड सी सेक्शन का क्यों नहीं ली? अच्छा, अब ये मैं आपको एक बड़ी सिंपल इसकी लॉजिक दूं, क्योंकि बात ये कि अगर तो नॉर्मल डिलीवरी चल पड़ी और वो नॉर्मल हो जाए ना, पेशेंट्स आर ऑलवेज वेरी हैप्पी। अगर वो 5-7 घंटे लेबर या 10 घंटे की लेबर के बाद सिजेरियन होना तो दे आर वेरी अनहैप्पी। वो हमेशा कहते हैं पहले क्यों नहीं कर दिया। तो बात ये कि ये आपको पता नहीं होता, लेबर इज अ प्रोसेस। हर काउंसलिंग हमेशा हम डॉक्टर को मैं हमेशा हर एक को बताती हूँ कि बस का मैं जरूर बताती हूँ 80% चांस है नॉर्मल डिलीवरी का, 20% सिजेरियन का चांस हमेशा रहेगा। अब 20% को मरीज भूल जाता है क्योंकि उसके जहन में वो 80% होता है ना। आप हमेशा अच्छा सोचना और देखना भी गवर्नमेंट चाहते हैं। हॉस्पिटल्स में यही केस अगर नॉर्मल है तो प्राइवेट में चले जाएंगे, वही जरा सी सेक्शन पे नॉट चला एट ऑल, जाएगा। नॉट एट ऑल। मैंने आपको गवर्नमेंट अस्पताल की फिगर्स दे दिए। मैं तो पिछले 20 साल अब से आप ये देखें ना, गवर्नमेंट डॉक्टर टू अस्पताल में। डॉक्टर भी वेरी करते हैं। एक डॉक्टर के पास अगर आप मुआयना करवाने जाते हैं तो वो कहती है सी होगा, दूसरी डॉक्टर कहती है इट्स अ परफेक्ट केस फॉर नॉर्मल हर डिलीवरी। एक जगह ये हर एक का वेरिएशन है, वरना उस एक वक्त स्टैंडर्ड हो तो फिर किसी डॉक्टर की जरूरत ही क्या है। फिर लेकिन तो आप बस आपने फिट हो जाए उस यूजुअली मॉडल जो में। हमारा क्रक्स है उसमें हम जब बात कर ही रहे हैं डिलीवरीज की, तो आपने ऑब्वियसली मिडवाइफ्स दे आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी एंड यू हैव मैंने आल्सो तो कहा है अप्रिशिएटेड द बिल्कुल मिडवाइफ्स। 100% उनके लिए ट्रेनिंग सेशन जरूर होने चाहिए। जब हम साउथ पंजाब की बात करते हैं, जैसे नहीं इनफॉर्मेट लाहौर की रिक्वेस्ट मतलब थी नॉर्थ और पंजाब हमारी में भी रिक्वेस्ट है मतलब ये जो सीएम साहब और स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट की इक्विपमेंट नहीं है। कि स्टेरिलाइजेशन। डिलीवरीज के लिए जो स्क्रीनिंग लैब टेस्ट होते हैं बच्चों के, और उसके साथ साथ जो सैनिटेशन और हाइजीन की जो बात की Personal हमने hygiene. पसमानदा इलाकों के हवाले से, वहाँ पे भी अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए। सेशंस हो, ट्रेनिंग्स हो, क्लासेस हो। साउथ पंजाब के इलाके की जब बात की जाती है तो वहाँ पे सेफ डिलीवरीज के लिए कोई ना कोई इस तरह के जो इंस्ट्रक्चर्स या इंस्टीट्यूट्स या टेक्निक्स है वो भी स्टार्ट करवाई जाए। और स्पेशली गवर्नमेंट को चाहिए कि उन इदारों पे, जैसे साउथ पंजाब की बात करें तो हमारे ये जो असास है, हमारे डॉक्टर्स देखें, बेशक उनकी ट्रेनिंग के लिए भी वहाँ पे ऐसे डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो खवातीन के ऊपर पूरा माशरा, पूरा घर चल रहा है, तो स्पेशली गवर्नमेंट को इन जगहों पे बहुत ज़्यादा काम मदर करना केयर चाहिए। चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और नहीं, हर माओं के जगह पे बगैर तो nooks बच्चे and भी कहीं crannies, नहीं पूरे पहुंच पूरे सकते। कॉर्नर पूरी कॉर्नर में societies पे वो पाकिस्तान एक की जब हम चल बात रही है। करते हैं मैप वाइज, तो उसके लिए ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मदर और चाइल्ड इसके केयर अलावा प्रोटेक्शन मेरा की, उसके ख्याल है साथ साथ औरतों की इसके साथ साथ पर्सनल एक ये हाइजीन चीज़ की। भी जी जी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम जो है जिस तरह फॉर एग्जांपल जो भी आपकी स्पाउस है या आपकी बहू है या आपकी बेटी है, आप उसकी जो है वो थोड़ी सी चीज़ें रेलेवेंट टू द डाइट एंड हेल्थ भी गाइड करें। राइट। क्योंकि अगर देखो वो हेल्दी नहीं होगी या वो उस चीज़ को बेयर नहीं कर सकेगी या उस चीज़ के उसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी, तो डेफिनेटली उसके लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा हिंडर्ड और डिलेड हो जाएगा। और उसके अंदर ये चीज़ें उसकी जितनी ज़ाहिर है ऑब्वियसली स्ट्रेंथ होगी बॉडी की, उसके अकॉर्डिंगली ही उसने बेबी को नरिश करना है और उसके अकॉर्डिंगली ही उसने डिलीवर करना है। तो इस चीज़ के ऊपर हम बाकी सब चीज़ों पे बहुत केयर करते हैं, बट इस चीज़ के ऊपर नहीं केयर करते कि जो एसेंस है उसका, कि जो स्पाउस है या जो उसकी मदर है या उसकी मदर इन लॉ है, उन्हें ये गाइड करना चाहिए कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो है वो आप उसको अच्छा, चीज़ हम को सी अच्छा सेक्शन में डॉक्टर्स को तो कह नरिशमेंट का देते हैं, ख्याल लेकिन पहले अपने आप को देखें। जब हम लोग स्टार्ट से ही प्रेगनेंसी को लोग एक बीमारी की तरह डील करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली डॉक्टर्स का तो बाद में काम आता है ना। सी सेक्शन तक ले जाने में ना हमारा वर्कआउट है, ना हमारे पास वैसी डाइट है, ना वो चीज़ें हैं। तो आई बिल्कुल थिंक ये ठीक सारा बात। कुछ ये चीज़ें आज Active हमने lifestyle और- हाइजीन मूवमेंट, बिल्कुल। खवातीन के पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन पर बात की है, तो इन द एंड मैं चाहूँगी कि मैं ज़हरा से और तैयबा से एक फाइनल कंक्लूडिंग कमेंट लूँ कि वो क्या कहना चाहेंगे कि खवातीन को कैसे मेंटेन करनी चाहिए। जी अच्छा, ज़हरा। मेरा डेंटल हाइजीन पे रह गया था, मैं अब उसको वहाँ से कंक्लूड जी, करूँगी कि डेंटल हाइजीन में ये आता है कि दांत जो साफ है ना वो
दिन में 2 दफ़ा करने हैं। रात को सोने से पहले दांत साफ करके सोएं, सुबह उठें, कुल्ली करें, नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद टूथब्रश करें, ठीक है? एक ये हाइजीन, और सेकंड, जिनके दांतों के दरमियान स्पेसेस हैं तो उसको फ्लॉसिंग ज़रूर करें। बस राइट इतनी सी वो हाइजीन मेंटेन करेंगे तो वो डेंटिस्ट से आई एम श्योर, और डेंटिस्ट को साल में 1 दफ़ा विजिट कर लेंगे तो वो काफ़ी सारी बीमारियों से, कैविटी से, गम डिजीज़ से और बाकी सारी जो बॉडी से एसोसिएटेड है, ओरल डिजीज़ जो बॉडी you're के साथ right, लिंक्ड you're है, right. उससे बचे बिल्कुल रहेंगे। कनेक्टेड है, इंटरनली कनेक्टेड है जी। मैं सारे मतलब सब खवातीन को भी और मैं ख्याल है आदमियों को भी ये ज़रूर कहूँगी कि वो कहते हैं ना, मुझे हेल्दी माएँ दो, मैं तुम्हें हेल्दी नेशन दूंगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेल इन्वॉल्वमेंट इन टेकिंग केयर ऑफ विमेन एज वेल। और विमेन की सेल्फ केयर में उनको अपने आप को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पॉर्टेंट है, एंड जस्ट लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। आज हमें ज्वाइन किया था ऑडियो लिंक्स पे बुशरा अंसारी ने, डॉक्टर उमर राहील ने, हमें ज्वाइन किया था डॉक्टर मानूर रियाज ने, रूबी खान ने, और हमें ज्वाइन किया था जी डॉक्टर तैयबा ने भी, और डेंटिस्ट ने डॉक्टर जहरा ने। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ मेरी सहेली। थैंक यू रामिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय सहेली शो। Thank you guys for watching us today, and today's topic was really important to have a look on it. पर्सनल हाइजीन की जब बात करते हैं, उससे रिलेटेड सारे फैक्टर्स की बात करते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखें अपने सफाई का, अपने इर्द गिर्द के माहौल का, और सेफली प्रिकॉशंस और मेजर्स कैसे ली जाए उसके लिए आप लोग खुद से भी मेहनत कीजिए। जब आप खुद से मेहनत करेंगे तो आपके काम में बरकत आएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सफाई निस्फ ईमान है और उस पर आपने अपना कंट्रोल कैसे लेके आना और किस तरह से अपने पर्सनल हाइजीन को लेके चलना है। थैंक यू फॉर एनी फीडबैक, प्लीज़ गिव अस योर कमेंट्स इन द सेक्शन बिलो डाउन। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। हमसे हेलो को दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे।